बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज़ पर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। 29 जुलाई ही नहीं, आज 29 ज़िलहज भी है शाहज़ेब, और 1443 यानी कि जो हमारी इस्लामिक ईयर है उसका ये आखिरी जुमा भी है, आखिरी जुमा भी है। और जिस नए साल में हम दाखिल होने इस्लामिक ईयर के, शुरू हमारा जो साल होता है वो मुहर्रम हराम से होता है, नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ होता है, और जहाँ से मुसलमानी कैलेंडर का आगाज़ होता है वहाँ पर हमारी तारीख़ जो है ना वो इस बात की बुनियाद रखते हुए होती है कि ये जो हमारे साथ ये हमें ब्लेस्ड किया गया है ना कि हम मुसलमान हैं, वो जो है वो कुर्बानियों से, वो ईमान से, वो अल्लाह पर तवक्कुल से, वो शहादत से, वो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की कुर्बानियों से, वो मिसाल हम कहीं पैदा कर ना देखी ना फिर अल्लाह पाक ने कोई और फिर पैदा की, क्योंकि वो हमारे लिए एक ऐसा हमारे लिए बेंचमार्क बन गई कि अगर आप अपनी ईमान की ताकत और तकवा अल्लाह पे इतना रखते हैं शाहज़ेब, वाकई में आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर वर्किंग। और ये ब्लेसिंग है कि जो अल्लाह हमें ऐसे ऐसे दिन और ऐसे ऐसे नमाज से निकाल लेता है। बहुत ही प्यारा इंट्रो दिया उस। थैंक यू सो मच। तबीयत आपकी ठीक नहीं थी, आपको अच्छा इंट्रो दिया। लेकिन खैर, इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी और प्यारी बातों के साथ हम आगाज़ करते हैं और इसके साथ हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे सेगमेंट शामिल करने हैं और जिक्र हम करते रहे हैं इस पूरे हफ्ते ही बारिशों के हवाले से, और जो कराची का हाल हुआ उसका भी हम जिक्र करते रहे। बल्कि जिक्र क्या, हम तो पूरे डिटेल्ड आपको दिखाते रहे सेगमेंट्स के क्या कुछ हुआ और किस तरीके से इससे बचा जा सकता था, क्या मसाइल पैदा हुए तमाम शहरियों के लिए, खासतौर पर कराची के शहरियों के लिए जो कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद यहाँ पर उनको वो सहूलियात मौजूद नहीं है, ना मैसर हैं कि वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये बारिश सबके लिए ज़हमत बन गई। माया, आई वाज वाचिंग यू यस्टरडे, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी तो सबने मुझे कहा कि आप रेस्ट कर लें और डॉक्टर एडवाइज। तो अब कल जो हमने कवर किया शाहज़ेब, उसमें भी इस तरह के फॉलो अप्स थे अबाउट बारिश और सारी चीजें, अभी तक हम उससे गुजर। हमने पहले बारिशों के मसाइल पर बात की, फिर हमने नालों के ऊपर बात की, फिर किस तरीके से अर्बन फ्लडिंग से बचाया जा सकता है कराची को, तो ये तमाम बातें हो गई। लेकिन आज हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा कि बारिश के पानी ने कराची को डुबोया, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी थी कि पानी सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि माहिरीन का यह ख्याल है कि बारिश के इसी पानी की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर झीलें भी बनाई जा सकती है और फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो वजह है, और इस काम से, ये सब कुछ करने के बाद आप हीट वेव से भी बच सकते हैं। तो ये तो वही बात है जो आप मुझसे पिछले हफ्ते कह रहे थे कि क्यों नहीं है पानी जखीरा किया जाए। लेकिन आज हम इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे, और क्योंकि माहिरीन की राय बहुत जरूरी है, तो आज हम इस पर माहिरीन की राय भी लेंगे, किस तरीके से हम हीट वेव से बच भी सकते हैं, इस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, और टेंशन के माहौल में कराची वाले अच्छी तफरी भी हासिल कर सकते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया अब कराची में रहते हुए। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे मुमकिन है, यही समझने के लिए और जानने के लिए हमने दावत दिया। स्टूडियो में माहिर माहौलियात हैं मसूद लोहार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? कैसे आप खैरियत से हैं? मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला। मैं कम बोलूंगी, शाहज़ेब ज्यादा बोलेंगे, लेकिन हमें इस बात का ये साइन भी होना कि ऐसा मुमकिन हो तो कितनी आसानियां हो सकती है, ये बात करना बहुत जरूरी है। हम तो झीलें ही सुन के खुश हो गए, जो बात है। तो सर इस बारे में सर रोशनी डालिए। देखिए, कराची कोस्टल सिटी है, इसकी एनुअल जो बारिश जो होती है वो 174-175 मिलीमीटर होती है। सिर्फ जकार्ता, कोलंबो और श्रीलंका, ये अपना थाईलैंड, मलेशिया, इनको देख लें तो इनकी 2000 से भी ज्यादा होती है मिलीमीटर्स। कोई वहाँ मसला नहीं होता, कोई वहाँ पे नहीं होता। पूरा साल कराची में लोग रोते रहते हैं कि जी पानी नहीं है, फिर जब अल्लाह पानी भेजता है तो कहते हैं जी पानी ज्यादा है और हम डूब रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला, न किसी, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, न नालों का कसूर है, न केएमसी का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। मसला यह है कि एक कोस्टल सिटी के जो पूरी मैरीन इकोसिस्टम है वो आपने रियल एस्टेट के चक्कर में तबाह कर दिया। Oh my God, यहाँ की लेगून्स, एस्चुरीज, क्रीक्स, सब क्रीक्स। मुझे आप कोरंगी क्रीक की
कोई सब क्रीक दिखा दें, मुझे आप लेगून्स दिखा दें। नैनार लेगून 1955 में बंद कर दी गई। उसके बाद ओबायो लेगून, ये जो जिसको हम ये बेनजीर पार्क के साथ नहीं है बोट बेसन की जो थी जी हाँ, जहाँ पे उन्होंने वो माइकोलाची ब्रिज, भाई ओवरहेड बना दो। हाउ कैन यू स्टॉप दैट थिंग एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सी। ये ओबायो क्रीक है ओरिजिनली, ओबायो लेगून है। अच्छा, लेगून एस्चुरीज और क्रीक्स और सब क्रीक्स होती हैं। अब वो आपने रिक्लेम करते करते प्लॉटों के चक्कर में खराब कर कंक्रीट में तब्दील कर दिया। अब ये होगा 3 या 4 सालों में कि क्लिफ्टन और डिफेंस के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें बारिश आएगी और पानी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक जाएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक इस मैरीन इकोसिस्टम को रिस्टोर नहीं करें, कराची आम शहर नहीं है, it's a coastal city which is surrounded by mountains from everywhere। वेस्ट की तरफ देखें माउंटेन है, इधर भी देखें माउंटेन है। तो उसका तरफ सिर्फ यही है कि कोरंगी क्रीक की तरफ आपका निकालो। बिल्कुल। तो कोरंगी क्रीक में आपने तो लेगून तो सारी बंद कर दी हैं आपने। अच्छा, अब एक बात और, ये तो ही रेगुलर बारिश, अल्लाह माफ करे साइक्लोन आ जाए। 1945 में साइक्लोन आया, कराची में 10,000 लोग बेघर हुए। 1902 में साइक्लोन आया, पानी सदर तक आया, ठीक है, 1902, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। 1945 में यहाँ पे सुनामी आई और पूरे बकरान कोस्ट पे, उस वक्त कराची की पॉपुलेशन बहुत कम थी 1945 में, 2000 लोग मरे। और ये जो साइड अभी आबाद हो गई, ये भी आबाद उस वक्त नहीं हुई थी। हाँ। ये तो सब अब बाद में बना है। हाँ। जो पूरी आपकी जिस साइड का जिक्र तो 2000 लोग मरे थे। यहाँ पे सुनामी भी आ चुकी है, यहाँ पे साइक्लोन भी आ चुके हैं। तो सर, जो आप ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं, और जाहिर बात है आप क्योंकि सब चीजें देखने के बाद ये बता रहे हैं कि ये 3-4 साल में ये जो हमारी ये साइड है पूरी, वो डूब सकती है। हाँ। और ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए अब फौरी तौर पर हमें क्या इकदाम उठाने हैं, क्या करना है? सवाए इसके कि आप लेगून्स और सब क्रीक्स को रिस्टोर नहीं करेंगे, जो कनेक्शन है समंदर का अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, बिल्कुल, उसको नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यही DHA के 20 करोड़ के अपने बंगले के बाहर नहीं निकल सकते, उसमें अंदर बेसमेंट में कौन सा अच्छा रह रहे हैं मसूद भाई, कौन सा अच्छा रह रहे हैं? घरों में कार्पेट्स जो है खत्म, फर्नीचर खत्म, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, कोई निजाम नहीं है। और हमने ये जो किया है हम भुगतेंगे 2-4 साल में। आप ये क्या अभी अल्लाह माफ करे, मतलब ये कि वो मैं देखो, मैं आपको बात बता दूं, मैं डरा नहीं रहा। कराची इज अर्थक्वेक जोन बी, ठीक है, और ये 4 माइनर जोन बी 4 माइनर फॉल्ट्स हैं जो कराची को लगते हैं। एक मेजर फॉल्ट अलाबंद फॉल्ट, साइज्मिक, मैं आपको बता रहा हूँ फॉल्ट, साइज्मिक फॉल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो आपकी स्टील मिल है ना, स्टील मिल बिल्कुल अलाबंद फॉल्ट के ऊपर है, ठीक है। अब आप वहां पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर आप टाइडल जोन के अंदर लैंड रिक्लेम करके ईमार या बड़े बड़े फ्लेट्स या घर बना देंगे, तो आप बेसिकली ट्रिगर कर रहे हैं साइज्मिक फॉल्ट को, क्योंकि समंदर पर प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो वो आप ट्रिगर कर रहा है आपके फॉल्ट लाइन को। तो ये तो मतलब ये तो कराची इज ए न्यूक्लियर बॉम्ब, अल्लाह माफ करे, मैं डरा नहीं रहा, मगर ये फैक्ट स्टेट है। बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता दूं सर, हम जो है अब इसके एक खतरनाक बात चीज और एक और सुने, हम ट्रिपल जंक्शन जो है उससे 150 किलो नॉटिकल माइल्स किलोमीटर्स जो है दूर है। ट्रिपल जंक्शन टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, तीनों जहां जिस जगह मिलती हैं उस पॉइंट पे इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती है। थोड़ा सा झटका और सुनामी जो जनरेट होगी, एक साइमुलेशन की गई थी, गूगल करके देखिए, कराची विल बी स्वेप्ट अवे विद इन 20 मिनट्स। अच्छा, ये सारी बातें सुनने के बाद, और ये मेरे ख्याल में सब तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम जिक्र कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि ये इस तरीके से ये मसाइल हल किए जा सकते हैं, जो पानी हम स्टोर भी कर सकते हैं, फिर इसको मुख्तलिफ मकामात पर झीलें बनाई जा सकती हैं, ये पूरा सिस्टम क्या है, थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए। देखें, जैसे मैंने बताया कि ओबायो लेगून जो है, जो बेनजीर, जिसको माइकोलाची वाली जो साइड पे है, अभी ये काला पानी, काले पानी का एक वो है। वो कहते हैं ना, कहते थे कि जी किसी को सजा पे भेज दो, काला पानी भेज दो, तो कराची के लोगों को ना काले पानी भेजेंगे। तो उसमें इस तरह की फिर 2 रिवर्स हैं आपकी, मलीर और लियारी। कराची इज अ ब्लेस्ड सिटी, अल्लाह ने 2 नदियां उसको दी हैं।
उसकी डेल्टाएं कहाँ हैं? कहाँ है बनती नहीं है उसकी? डेल्टा ही नहीं है, वो बंद कर दिया आपने, दरिया मार दिए गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, इन्हीं दरियाओं के अंदर आप जगह जगह पे छोटी सी वेटलैंड्स बना सकते हैं जहां पे पानी रिटेन हो, और पानी रिटेन होगा तो एक्विफर रिचार्ज होगा और मेरीन इकोसिस्टम बेहतर होगा, फिर ये वो पानी यूज भी किया जा सकता है। हमने सिर्फ क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में इस साल 6 झीलें बनाई हैं, वही यही बारिश के पानी से आप आके देख लें। 6 झीलें, हाँ हमने बना ली है, 6 झीलें बनी हुई हैं, और वो मीठा पानी, और वो मीठा पानी है। उसका टीडीएस जो है वो 400-500 टीडीएस है, यानी कि मिनरल ये वाटर जो हम पीते हैं ना, ये जो क्या नाम है, ठीक है। ये सर आपकी मसूद भाई झीलें चल रही हैं जो फुटेज में है, ये जो आपने बनाई है, इज द वंस या जो इशू जिनका जी, है जी, जी, जो आपने बनाई है वो, जी जी उसके वो दैट्स अमेजिंग। आप ही ने कहा था सर कि आपकी वीडियो बहुत देखी गई जिसमें नाजाबाद के हवाले से आपने कहा वहां झीलें बन सकती हैं। पूरे कराची में हजारों ऐसी जगह हैं जहां पे आप झीलें बना सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ सूरत हाल जाहिर बात है, हम सब लोग तो एज अ शहरी भी देख रहे हैं, सिटीजन भी देख रहे हैं कराची के, कि सब कुछ जो हो रहा है, खासतौर पर जो कराची में सब कुछ होता रहा है और अभी खासतौर पर अभी गुज़िश्ता हफ्ते में, लेकिन ये सब चीजें आप समझते हैं कि इंतजामिया की, हुकूमत की नजर में हैं, और अगर वो चाहें तो ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, या वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ तो सोचा होगा। देखें बीटन ट्रैक पे अगर आप जाए ना, आई डोंट वॉक ऑन अ बीटन ट्रैक। बीटन ट्रैक पे जाए तो जी मेयर को इस्तीफा देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को रिजाइन करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर, ये सियासी बातें हो ये कुछ भाई वो क्या करेंगे? आपने सारे रास्ते पानी के बंद कर दिए हैं, मैंने आपको बताया ना, कोरंगी क्रीक इज द ओनली वे आउट, आपने पूरी वो बंद कर दी है, तो आप पानी कहां से जाएगा? बाकी तरफ से तो माउंटेन है, पानी कहां से जाएगा? ये तो देखें, लियारी और मलीर दोनों कोरंगी क्रीक की तरफ जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे आउट ही वही है, वे आउट वही है। जब वो वे आउट ही आपने बंद कर दिया है तो आप डूबने का सवाल, कोई चारा ही नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, कितने भी नाले कुछ कर लें, आसमान जमीन एक कर लें। अच्छा, एक चीज आपने और हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इससे एक ओवरऑल जो आपकी हीट वेव है उसमें भी बड़ा फर्क पड़ेगा। आप ये समझते हैं कि जो हम गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई देख रहे हैं कराची में, इसमें भी कमी आएगी? देखें, पहली बात तो हीट वेव कोस्टल सिटी में होनी नहीं चाहिए। जो मेरी बात कुछ ऐसे लोग जानते हैं जिन्होंने 50s या 60s में कराची देखा था, इवन अर्ली 70s में, वो बताते हैं कि यहाँ पे रेगुलर बारिशें होती थी, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडी हवाएं चलती थी। अब क्लिफ्टन में भी हीट वेव आ रही है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा कंक्रीट, और कंक्रीट पूरा दिन जो है ऑब्जॉर्व करता है हीट, और रात को वो कूल नहीं होता, फिर दूसरे दिन हो जाता है, तो माइक्रो क्लाइमेटिक इंपैक्ट होते हैं। तो आप जब छोटी छोटी झीलें बना देंगे तरह तरह की हर जगह पे, तो जाहिर है वो कूलिंग इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद अर्बन फॉरेस्ट्री करें, ग्रीनिंग नहीं करेंगे आप जो है नहीं बच सकते हीट वेव से। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो हमें मसूद साहब बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में बड़ी अलार्मिंग है ये सिचुएशन आया कि इस पर सोचना, समझना और इसको इम्प्लीमेंट करवाना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, खासतौर पर कराची के लिए। अगर ये मामलात हल नहीं होते तो हम 2-3 साल में किस तरफ जा रहे हैं, ये अभी से हमें वार्न तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर सोचना और अब इस पर कुछ प्लान करना इंपॉर्टेंट है। मसूद भाई, आपके वक्त का और शिरकत का इसलिए बहुत शुक्रिया कि ना सिर्फ प्रोग्राम में आप आए, ठीक है आपने अवेयरनेस देनी है, लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि अल्लाह से डरो, वो वाली बात ना, वो मेरे रूह पे जाके उसने जो असर किया है कि वाकई हमें अल्लाह से इस बात का खौफ होना चाहिए कि जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, ये उसका एहसान है कि जमीन हमें एक्सेप्ट करती है, हम चलते हैं जिस पर तना के ना बड़े और अभी तक जिंदा सलामत चल रहे हैं, जमीन का एहसान है हम पर। तो ये क़यामत के दिन जो है ना अल्लाह से बोलेगी कि फलां फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया था, फलां फलां शख्स ने मेरे साथ जो है ना इज्जत के साथ पेश आया था। थैंक यू सो मच हमें याद दिलाने के लिए वाकई में कि हमें अल्लाह से डरने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। शाहज़ेब, भी जो बारिश का जो मसला चल रहा है सारा, अभी फिर आप शाहरुख भाई वगैरह भी बता रहे थे कि बारिश हो रही है जगह जगहों पे, रात से स्टार्ट हुई हुई है। सो बट ऑल्सो वी आर गोइंग, हाँ हम जा रहे हैं लेक देखने जो इन्होंने बनाई है ना मसूद भाई की पूरी टीम ने, बट जो पानी बारिश के साथ जहाँ कचरे में जा रहा है और वो कचरा बीमारियों की भी वजह बन रहा है। अब ये समझ आ रही, पानी कचरे में जा रहा है, कचरा पानी में जा रहा है, देखो समझ ही नहीं आ रहा, ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं। और कराची हम ये देख रहे हैं कि ये मसला सिर्फ पानी का नहीं है, कचरे का भी है, क्योंकि गंदगी और कचरा शहरियों के लिए अब अजियत बन गया है। और माया बिल्कुल ठीक कह रही है, जब वो उस पानी में जाकर शामिल हो जाता है वो कचरा, तो फिर वो किस किस्म की बदबू और एक अनहाइजीन तो है ही, बीमारियां फैला रहा है बकाया तौर पर, लोगों के लिए आना जाना एक अजाब बन चुका है। चीजें अगर आप देखें ना, बच्चों के डायपर होते हैं यूज्ड, ठीक है, मतलब उसमें वो खाना होता है जो खराब हो रहा होता है, और वो गोश्त जो आप फेंक रहे होते हैं उसमें जो है ना वो सड़ी बास, मक्खियां, कीड़े, और अल्लाह ने ना हर जगह किसी ना किसी खुराक रखी है, वो उसमें से भी कीड़े निकल आते हैं।
कचरे में से, छिलकों में से। और मैं सबसे अफसोसनाक बात यह कि डंपिंग पॉइंट सारे जो हैं वो शहरी इलाकों में बने हुए हैं, और इसी पर एक डिटेल्ड हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ के फरीद आलम, उनसे हम जानेंगे। फरीद, प्लीज बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या इस वक्त मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में मानसून की बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। शहर में मौजूद हज़ारों टन कचरा इस वक्त शहर के अंदर ताक़ुन फैलाने का बाइस बना हुआ है। शहर से कचरे की मुंतकली का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। 2014 में हुकूमत सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कायम करके कचरे की मुंतकली का काम बल्दियाती इदारों से लेकर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द कर दिया था, जिसके बाद से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची से कचरे की मुंतकली का जिम्मेदार है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ये जिम्मेदारी ऐसा तरीके से ताहाल अदा नहीं की है, जिसके बाद कराची के बेशतर इलाके इस वक्त कचरा कुंडियों में तब्दील हो गए हैं। और बारिश के बाद जब ये कचरा गीला हुआ है तो इसमें से ताक़ुन उठ रहा है, जिसकी वजह से फ़िज़ा में एक नाखुशगवार सी बदबू फैली हुई है। इसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि जब यह हवा घरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जा रही है तो वहाँ मौजूद तालिब इल्मों को, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी बना रही है। स्किन की बीमारियाँ आम होती जा रही हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जो बैठे हुए इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहर में योमिया पैदा होने वाला 12 से 14 हज़ार टन कचरे में से तकरीबन 6 से 7 हज़ार टन कचरा हर वक्त योमिया जो है कचरे में शहर में मौजूद रहता है। शहरियों का कहना है कि कचरा कुंडियों में 10-10 दिन कचरा पड़ा रहता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला कचरा उठाने नहीं आता। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 1 टन कचरा उठाने के हुकूमत इस वक्त $21 पेमेंट अदायगी कर रही है। $21 एक बहुत बड़ी रकम होती है, जबकि यही काम जब बल्दियाती इदारे करते थे तो योमिया चंद हज़ार रुपए का खर्चा आता था। तमाम कचरा जो है शहर से उड़ जाता था और लैंडफिल साइट पहुंचा दिया जाता था। लेकिन सिंध हुकूमत ने बेहतर इंतजाम के लिए, शहर के लिए बेहतरी के लिए एक इदारा कायम किया, लेकिन वो इदारा इस वक्त ना सिर्फ शहरियों के लिए बोझ बना हुआ है बल्कि सिंध के कौमी खजाने पर भी बोझ बन चुका है। कितना इंफॉर्मेटिव था शाहज़ेब? 1 टन कचरे के लिए $21। लेकिन खैर ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी फरीद आलम, जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। और जो हम देख रहे हैं, नाले हों या कोई भी जगह हो जहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाए जाते हैं शहरी इलाकों के अंदर, वहाँ पर जिस तरीके से कचरा इकट्ठा होता है और उससे जो कुछ हो रहा है इन शहरी इलाकों में, वो खैर हमसे देखा नहीं जा रहा। बट थैंक यू सो मच फरीद भाई, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी एंड आई विल बी शेयरिंग दिस रिपोर्ट ऑन माय सोशल मीडिया कि लोगों को पता होना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या क्या कचरे से चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। बस शाहज़ेब, एक और इशू है जो हम अभी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ये कि टैक्सियों की जो भरमार है, टैक्सियों में वो गाड़ियां भी आती हैं जो हम कॉल अप करके बुलाते हैं, वो गाड़ियां भी काउंट हो जाएंगी अगर हम सोचें एक तरह से हम जस्ट खास तौर पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें माया, तो ताजर इसलिए परेशान है। अब पहले ताजर परेशान थे, अब ट्रांसपोर्टर्स परेशान है। उनके टैक्स जो है ना वो बढ़ाए जा रहे हैं, बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, और अब एक बार फिर टैक्सों की भरमार की गई है। उसकी वजह से सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं ट्रांसपोर्टर्स, और अब ये बड़ी परेशानी बन जाएगी। जब ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ जाएंगे तो फिर लोग बेचारे क्या करेंगे माया? और लोग बेचारे क्या करेंगे, उनका रोजगार कैसे चलेगा? अब उनके चैलेंजेस जो है जिस पर वो इजहार कर रहे हैं वो क्या सुने भी जा नहीं समझा रहे? क्या उन्होंने किसी हुकूमती जो है रिप्रेजेंटेटिव से बात भी की है, नहीं की है? क्या उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? उन्होंने बकायदा ट्रांसपोर्टर्स ने टोकन टैक्स में इजाफे के बाद अब पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये अब मेरे ख्याल में अब फिर वही हम उस दहाने पर पहुंच जाते हैं जब फिर एक्शन लेना पड़ता है। पहले सब चीजें सुनी नहीं जाती, कुछ किया नहीं जाता, फिर जब पहिया जाम हड़ताल हो जाती है फिर सबको ख्याल आता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का ये कहना है कि जब टैक्स खत्म नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी, इसके अलावा हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सदर ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी पाकिस्तान असमतुल्लाह न्याज़ी साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। असमत साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे भी टाइम दिया। तो देखिए, इस वक्त जो हालात बन गए पाकिस्तान के, ये वाकई आप जो भी कह रहे थे कि बाद में सोचा जाता है, पहले सोचते नहीं अवाम के बारे में। तो देखिए, इस वक्त जो हमारा जो इस मुश्किलात में इस वक्त हैं हम लोग, ये कोरोना से शुरू हुआ है। अब इस वक्त आके डीज़ल की भरमार, इतने ज़्यादा रेट, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स हो गए, दूसरी एसेसरीज़ हो गई, टूल प्लाज़ों की इतने ज़्यादा टूल प्लाज़े बढ़ा दिए गए, तमाम चीज़ें। और अब आगे एंड इस वक्त जो
हम एक टोकन टैक्स पे करते हैं, जिसमें एक एक्साइज के लिए होता है ये और एक होता है इनकम टैक्स। एक्साइज टैक्स तो 300 रुपये सवारी था वो हम दे रहे हैं, 300 रुपये पहले हम देते थे इनकम टैक्स। अब इस वक्त जो है वो बढ़कर हो गए 8,000 रुपये जी फ़ी पैसेंजर, एक पैसेंजर का 8,000 रुपये हो गए जी। जी हाँ, अब वो बनता है 4 लाख रुपए फ़ी गाड़ी। और ये एक और आपके लिए नॉलेज के लिए बात है कि आपकी अपनी जो गाड़ी है ना, आप जो पहले अगर 5,000 रुपये टैक्स पे कर रहे थे तो अब आपको 30,000 रुपये पे करना होगा आपकी कार का भी, क्योंकि आपकी 4 सीटें हैं तो 4 सीटों का जो टैक्स बढ़ेगा आपको, ये अभी आवाम को, पैसेंजरों को, लोगों को नहीं पता। मगर ये है कि क्योंकि हम लोग कमर्शियल लोग हैं, कमर्शियल काम का गाड़ी है हमारी, तो हम लोगों का ये आ गया टाइम, तो हम लोग इस वक्त एंड पे आ गए। जो आप टैक्स बता रहे हैं असमत साहब, ये कमर्शियल गाड़ियों का है, लेकिन नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी यही टैक्स होगा? बिल्कुल जी, जो पैसेंजर जहाँ बैठते, जो आप अगर आपकी 4 सीटें आपकी गाड़ी की हैं तो आप भी तैयार हो जाए। और उसके बाद आप ट्रांसफ़र जब गाड़ी करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको, उसके लिए आपका जो है 1% CVT चार्ज होगा जितनी दफ़ा भी वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स। तो ये एक इतना ज़्यादा पैसे हैं कि हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने फिर यही इरादा किया है, बजाय इसके कि जो पहले से ही हम किसके साथ करें, कहाँ करें, किराए इतने ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम, आवाम पे बोझ कितना डालेंगे। हम लोग खुद ही है ना, देखें हमारा पैसेंजर कौन है, गरीब आदमी या मिडल मैन है। अमीर लोगों को तो इस बस पे बैठने की ज़रूरत नहीं है और इतनी महंगी बसें आती हैं। तो ये सारा इतना मुश्किल जो वक्त आ गया है, मैं मीडिया से भी दोबारा आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी हमें साथ दें और हमारी आवाज़ शायद आपके ज़रिए सुनी जा सके। तो ये 2 तारीख को हमने टाइम दिया है। साहब, मेरे एक सवाल आ रहा है शाहज़ेब जहन में कि जिस तरह आपने कहा, अभी आपने खुद ही कहा कि अमीर लोग कहाँ यूज़ करते हैं, गरीब तबका ही यूज़ करता है, या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो तो बेचारे अब बगैर किसी कसूर के सफ़र करेंगे। देखें ना, अभी सफ़र इसलिए, देखिए असल ये है कि जब भी कोई काम स्टेक होल्डर को बिठा कर किया जाएगा तो हमेशा उसमें बेहतरी आएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसी इदारा है जिसको हम बार बार से कह रहे हैं कि एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। ये इंडस्ट्री में आ जाएगी, इसका एक सिस्टम मैकेनिज़्म बन जाएगा, एक सिस्टम में आ जाएगी। और उसके बाद जो है ये अब किराए हम कितने बढ़ाएं, मैं यही कह रहा हूँ। तो जब हम ये काम नहीं कर सकते तो हमने यही सोचा कि गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो उसके लिए हमने 2 तारीख जो है 2 अगस्त को ये पूरा पाकिस्तान बंद होने जा रहा है, गिलगित से लेकर कराची तक, कराची से लेकर गवादर तक और गवादर से तोरखम तक, ये पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह 2 तारीख को बंद होगा। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर जब तक कोई हमें सुनेगा नहीं, जब तक कोई बैठेगा नहीं, तो कैसे ये मसले हल होंगे जी। तो अच्छा, मैं चाह रहा हूं असमत साहब के इस वक्त, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे भी जा रहे हैं और ये सारा मामला अब काफ़ी जो है वो सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है, तो आप लोगों के जो मुतालबात हैं, मैं चाह रहा हूं वो पॉइंटर्स आप प्लीज़ सामने रखें हमारे शो के ज़रिए। जी, अब हमारे 9 नुकात हैं जी इसमें, जिसमें ये सबसे पहला जो है यही टोकन टैक्स वाला जो है, और उसके बाद जो है मोटरवे का, पुलिस का, दूसरी पुलिस जो है कस्टम के हैं, ये जो है इसके डीजल की प्राइसेस के हैं। इसमें हमने ये भी मुतालबा रखा कि हमें जो है एज ए स्टेक होल्डर जो है वो जब भी कोई इस किस्म के मामलात होते हैं या हमारी मीटिंग्स हों, हुकूमत के साथ हमारा जो है लिज़ान हो, इस तरह के मामलात ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी से हैं। और मुख्तलिफ ऐसा होता है कि रूट के जो अगर मामला देखें, इस पर भी यही है कि जो है एक सूबे में और उसका कानून है, दूसरे में और है। इसी तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे ऐसी चीज़ें जो देखने वाली हैं और हाल होने वाली। कोई हमारा जो डिमांड जो हमारी है कोई भी ऐसी नहीं है जो ना हाल होने वाली हो। साहब, एक शिकायत जो है ना वो शहरियों की भी है, एक शिकायत जो है वो उन तमाम लोगों की भी है, आवाम की भी है जो कि ट्रांसपोर्टर से है। और वो शिकायत ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर जो है वो फौरी तौर पर अपने जो किराए वो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है और इसकी कीमतों में कमी आती है, चाहे वो माजी की बात करें या अभी रिसेंटली जो कमी आई है, उसके बाद इनको कम नहीं किया जाता प्राइसेस को, टिकट्स की प्राइसेस को। नहीं, बिल्कुल ये जो है मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। ऐसा होता है, पहले एक दफ़ा पिछली हुकूमत जब थी तो
50% हमने किराया कम किए। इस दफ़ा भी जो है आप देखें कितना डीजल था, 158 से 278 पे चला गया। अब ये कितने % बनता है, कितना अगर हम इसको डबल तो हमने नहीं किया, अगर 200 या 300 400 रुपये हमने बढ़ाए एक रूट के हिसाब से, तो उसमें फिर हमने उस पर रिड्यूस भी किए, फिर 100 रुपये हमने अभी कम किए हैं। मगर ये है कि इतने किराए हम बढ़ा नहीं सकते, ये हमारी मजबूरियाँ भी हैं। क्यों कि लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का सोचना, पाकिस्तान में हमने रहना है और पाकिस्तान से हम तो बाहर नहीं जा सकते। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा तरीक़ाकार हो कि अब भी कोई हुकूमत 300, देखें 300 रुपये से 8000 रुपये कितना फ़र्क है जी, आप कितने % बनता है वो। अगर आप ये कहें जी ये तो वो कहाँ से देंगे हम। जो टायर हम ख़रीदते थे 30,000 का, इस वक्त 70,000 रुपये का एक टायर है। अब उस पर भी गवर्नमेंट ने और टैक्स बढ़ा दिए। इसी तरह हमारे जो और लुब्रिकेंट्स हैं, जो उसमें स्पेयर पार्ट्स आते हैं, गाड़ी जो पहले थी अगर 1.5 करोड़ रुपए की, इस वक्त 3 करोड़ रुपए की है। तो कहाँ से कैसे चलेगा सिस्टम। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग इन्वेस्टर की गाड़ियाँ या बैंकों की गाड़ियाँ हैं, तो वो हम क्या कहाँ से पैसे पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखकर हम ये कहते हैं कि इसका, जहाँ हम लोग 10 गाड़ियाँ भेज रहे थे, इस वक्त वहाँ 5 जा रही हैं। तो अब देखें ये जो लोग बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें लोगों का, तो ये किसका काम है सोच। लेकिन टोकन टैक्स अगर इस्फा किया गया, मजीद इजाफा किया गया, तो इसके खिलाफ 2 अगस्त से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी किया गया है, और जो ऑलरेडी इजाफा कर दिया गया है उसके खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो नुकात हैं वो आप लोगों के, आपने हमारे सामने रखे, हुकूमत के सामने बेसिकली है, और देखते हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, कि ये वाकई परेशानी बन जाती है आवाम के लिए। माया के जब ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं तो सफ़र तो उन्होंने करना होता है। मैं यही सोच रही थी वो कैसे ट्रैवल करेंगे। अब उनके लिए तो हर तरह से शाज़िब वाकई में 8000 और 10,000 अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन फिर वो क्योंकि नौकरियां भी तो होती है ना। कितनी हमारा तबका है जो हमारे हाउस हेल्प वाले, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह उनको, अच्छा वो उस घर में जाना है तो उनका काम रुक जाता है, उनके मालिकान उनसे गुस्सा होते हैं। उनके घर का सोचना चाहिए हमें एक्चुअली सबके घर का सोचना चाहिए फॉर दैट मैटर, एक दूसरे का भी। सो फिलहाल हम सोचते हैं ब्रेक के बारे में। बिल्कुल ब्रेक के बारे में सोचते हैं, ब्रेक थोड़ी सी लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ प्रोग्राम में अब कुछ सयाहत की बात करेंगे, और बात करेंगे किस तरीके से हमारे मुल्क में सयाहत को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, और सयाहत बढ़ती भी जा रही है। हम हमेशा इसलिए बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में गैर मुल्की सयाह आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उनको आना चाहिए। टूरिज्म एक बड़ी अच्छी सपोर्ट बन सकती है हमारी इकोनॉमी के लिए भी, अगर हम टूरिज्म को ऐसी सपोर्ट करते हैं और टूरिज्म हमारा बढ़ता रहे हमारे मुल्क भर में, खासतौर पर जो हमारे KPK के इलाके हैं वहाँ पर टूरिज्म ऑलरेडी है, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। वहां पर फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि हमारे टूरिस्ट हैं वो कन्विंस हो पाकिस्तान आने के लिए, और जब पाकिस्तान आए तो फिर बार बार आए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब माया क्या होने जा रहा है सूबाई सतह पर सयाहत के लिए? पंजाब क्या करने जा रहा है? पंजाब में शाज़िब, यानी कि पंजाब में तो मरी और इस तरह की भी बहुत सारे इलाके, सिटी। अच्छा, वैसे जब पंजाब का हम सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शायद पंजाब के अंदर तो बहुत सारे इलाके ऐसे नहीं है। वादिये सून की अगर हम बात करते हैं, अगर कुछ लोग वहां पर गए हों तो एक वहां पर जगह है कन्हटी बाग, और वो बड़ी खूबसूरत जगह है। फिर आपकी और वैसे बहुत सारे ऐसे मकामात हैं क्योंकि सयाहत में वो चीजें भी आती हैं, जैसे एक किला रोहतास है, फिर ख्योड़ा माइंस हैं। ये वो जगहें जहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं इन जगहों को एक्सपीरियंस करने के लिए, देखने के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम अपर पंजाब की साइड पे चले जाएं तो फिर आपका जो है वो, अगर हम इस साइड पे चले जाएं मरी की साइड पे, तो मरी पे फिर आपको पता है वहां पे सैयाह कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। एक और भी चीज, जब हम पंजाब का सोचते हैं ना शाज़िब, तो बहुत, जैसे हम लोग आम लोग हैं, हमें इतना ज्यादा जियोग्राफिकली जो है ना, जियोग्राफिकली नहीं पता हमें कि कौन कौन से शहर आते हैं, लेकिन मरी वगैरह के और भी कुछ बहुत सारे एरिया वो भी पंजाब के उसमें मरी के आसपास बहुत सारे इलाके हैं, मरी भी पंजाब में आता है। तो ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पे मरी में हमने जो जनवरी में हालात देखे थे उसमें हमें ये एहसास हुआ था कि एक ऐसी टीम तश्कील देना बहुत जरूरी है जो तमाम सयाहों के लिए हो, जो उनको गाइड भी करे, उनको मदद भी फराहम करे, अगर वो कहीं फंस जाते हैं तो उनकी हेल्प भी करे। तो टूरिज्म स्क्वाड की तश्कील जो है वो सयाहत जो है महकमा सयाहत पंजाब की जानिब से इसकी तश्कील की जा रही है, और सयाहों की मुश्किलात के फौरी हल के लिए तकरीबन 100 से ज़ायद अफसरान पर मुश्तमिल ये फोर्स बनाई जा रही है, जबकि इसमें खवातीन एहलकार भी शामिल हैं।
इसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जा रही है ताकि वो लोगों की मदद करने के लिए जब पहुंचे तो वो ट्रेंड हों, वेल ट्रेंड हों, ताकि उनको खुद कोई परेशानी ना उठानी पड़े, उनको पता हो हमें किस तरीके से दूसरों की हेल्प करनी है और दोस्त बन के हेल्प करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़े दोस्त बन के विल यू फ्रेंडशिप विद मी, ऐसा वाला सीन। अच्छा, मतलब अच्छी, मतलब ख्याल करना है। मैं मजाक कर रही हूँ, समझ में क्या करें, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए। तो अब हम जो है इस हवाले से जिस तरह बताया शाहजेब ने, जो हमें मरी वाला वाकया था ना, वो हमने उसका बाकायदा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाहजेब, हफ्ते डेढ़ तक हम ये कवर करते रहे थे, लोग किस तरह फंस रहे थे वहां पे, किस तरीके से कौन से इलाके में कौन सी पुलिस थी, लोगों को किस तरह प्रॉब्लम हुआ, कितनी बेखुसूस जाने जो है वो चली गई। मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसके ऊपर हमने उनकी प्राइसेस भी रेज होना, हमने पूरा कवर किया था। लेकिन अगर उसकी लर्निंग की वजह से हुआ है, वो बुनियाद बनाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बेहतरीन इकदाम पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी सयाहत पंजाब एहसान साहब, उनसे हम बात करेंगे। एहसान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। एहसान साहब, ये बताइएगा कि टूरिज्म स्क्वाड तश्कील देकर ये स्क्वाड सयाहों की किस तरीके से मदद करेगा? जिस तरह आपने पहले भी अपने बता रहे थे, देखें ये एक बैकग्राउंड है इसकी, ये कोई एकदम नहीं बना के फरवरी में वो हादसा हो गया तो हमने शुरू किया। 2017 में गिलगित बल्तिस्तान में मैं होम सेक्रेटरी था, उस वक्त हमने जीबी में टूरिज्म पुलिस शुरू की थी। 2019 में KPK में जब टूरिज्म अथॉरिटी बनी, उन्होंने भी टूरिज्म पुलिस बना ली। 2021 के दौरान हमने ये काम इसमें शुरू किया, कैबिनेट से बाकायदा अप्रूवल लेकर, और अब ग्राउंड वर्क तैयार किया है और अब इसको लॉन्च किया है 2022 के अंदर। और ये किस तरह काम करेगा? 3 जोन्स हैं इसके पूरे पंजाब के अंदर। एक मरी नॉर्थ जोन है जिसमें मरी और कोटली सतियाँ पिंडी का इलाका आता है। एक सेंट्रल जोन है लाहौर, ननकाना साहब, जिस तरह रिलीजियस टूरिज्म है या श्राइन्स हैं यहाँ पर, ये हैं। और साउथ जोन है जिसमें DG खान, भावलपुर और मुल्तान है। तो 3 जोन में ये टूरिज्म स्क्वाड काम करेगा। और इसमें जो अभी हमने मेरिट के ऊपर 106 लोग रखे हैं जिनकी ट्रेनिंग के आजकल हो रही है। ट्रेनिंग के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक हार्ड कंपोनेंट है फिजिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो हमने रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज से टेस्ट की थी, और वो ट्रेन की, चढ़ाई की, मोटरसाइकिल की और फर्स्ट एड वगैरह की वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जो दूसरी ट्रेनिंग, वो असल ट्रेनिंग वो है जो हम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो TDCP का दायरा है उसके बारे में होगी, जो एटीट्यूड, बिहेवियर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन और गाइडेंस के बारे में होगी। सर 3-4 चीजें हैं जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं। जब हम टूरिज्म पुलिस की या टूरिज्म ये आप लोगों की जो स्क्वाड बनाया है इसकी बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए खासतौर पर जो सयाह हैं, चाहे वो मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, वो जब इन मकामात पर जाते हैं तो एक तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली उनको गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि उनको गाइड करना बहुत जरूरी है कि आपने किन मकामात पर आप जा सकते हैं, रास्ते खुले हैं, बंद हैं, या उनको हेल्प आउट करने के लिए। फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब सयाह आते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, प्राइस कंट्रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि होटल्स वाले जो हैं वो किसी को लूटे ना, एक प्राइस कंट्रोल लिस्ट बनाई जाए प्रॉपर और उस पर इंप्लीमेंट कराया जाए। तो क्या ये टीम जो है इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं? फिर उसके बाद जैसे कि आपने जिक्र किया कि रेस्क्यू का जो एक अमल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सब की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई गाड़ी फंस जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो उनके पास तमाम इक्विपमेंट भी हो और ये रेस्क्यू कर भी सके तमाम लोगों को। तो ये तमाम चीज़ों से जो है ये आरास्ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपने जो पॉइंट उठाया है। देखें, एक तो हमारी जो पुलिस है और स्क्वाड में एक डिफरेंस है, ये थाने वाली पुलिस नहीं है, इट्स ए टूरिज्म फैसिलिटेशन स्क्वाड है ये, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आपने कहा इमरजेंसी कोई हो जाती है या गाइडेंस के लिए। जो असल चीज़ जो है ना वो है, आपने जो तीसरा पॉइंट उठाया है, वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के बहुत ज़्यादा किराए होना और लोगों को तंग करना और इस तरह के सीजन के दौरान मुतासिर करना। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है, इसको मैंडेट हासिल है लीगली कि ये 1976 के एक्ट के तहत होटल्स और रेस्टोरेंट की रजिस्ट्रेशन करता है, उसकी रेगुलेट भी कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन तो करता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पास कोई एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं थी, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी जो फील्ड के अंदर मौजूद हो और उसके ऊपर काम कर सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज का ये तीसरा काम जो होगा वो यही होगा कि जिस तरह ये होटल्स हैं इनकी कैटेगरीज होती हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। जो 2 स्टार है उसके कितने कमरे हैं, उसका इतना किराया होना चाहिए, 3 स्टार का इतना होना चाहिए। तो वो अब जब ये रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी जो हमारी ये टूरिज्म स्क्वाड है ये लोगों को फैसिलिटेट करेगा। एक हमने हेल्पलाइन भी मुकर्रर की है आम फैसिलिटेशन के लिए, टूरिस्ट के लिए। कोई भी है चाहे पाकिस्तानी है या बाहर से आता है, उसका नंबर है 1421
PITB जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलके हमने ये की है। जिसको भी कोई शिकायत होगी, जिससे 1122 है इमरजेंसी के लिए करते हैं या 15 पुलिस के लिए करते हैं, तो 1421 ऐसी होगी जो टूरिज्म रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप इसको करेंगे। और जो यहाँ पे एक 24/7 ये चलेगी हेल्पलाइन, और ये लोगों को बताएगी जिसके फर्ज करने मुतल्लिका अगर वो पुलिस के है तो उसको रेफर कर दिया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट या पंजाब रेस्क्यू टीम जिसका नाम TFS है, जिस तरह आपने बताया, तो ये अब सियाहत के हवाले से गाइडलाइन के हिसाब से समझ में आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एहसान साहब आप ये भी बताएं कि जो प्राइसेस बढ़ाती हैं, हमने पास्ट में देखा है शाहजेब कि अपने हिसाब से कीमतों का जो है वो इजाफा हो जाता है, लोगों से मुंह मांगी जो है वो कीमतें मांगी जाती हैं और उससे अवाम जो है ना फिर वो डिसअपॉइंट भी होती है। और ये चीज़ पाकिस्तान में रहे तो भी बुरा है लेकिन बाहर जाती है, तो इसके लिए भी आप लोग कुछ कंट्रोल एंड चेक कुछ कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस है कुछ? जी जी, ये जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जो इनका लॉ है डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज का, वो इनको पूरी ऑथराइज करता है कि तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट के ऊपर निगरानी कर सकें और कमरे का किराया या नाइट स्टे जो है उसको मुकर्रर कर सकें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ द होटल या रेस्टोरेंट। अब ये एक लॉ तो मौजूद था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। पिछले 10 या 11 साल से ये पंजाब गवर्नमेंट के पास डिवॉल्व होकर ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज आया था, लेकिन इनके पास टोटल बंदे ही 20 थे। जब फोर्स ही ना होगी तो पूरे पंजाब जितना बड़ा 36 जिले हैं वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना था। इतना बड़ा पंजाब है सर, सही बात है, फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी ट्रेनिंग और जिस तरीके से आप लोग से रहे हैं हम इसको सराहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे तमाम सयाहों को बड़ी हेल्प भी मिलेगी, उनको गाइडेंस भी मिलेगी और हमारी सयाहत को फरोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एहसान भुट्टो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम कुछ और सवाल भी करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, तो हमें बस इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत रहनुमाई मिली आपकी इन तमाम बातों से और बड़ा अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन भी किया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और भी इसका जिक्र करना है और वो अभी करना है, फौरी तौर पर करना है, वो ये कि मुल्क का माली खसारा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 से पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात 18 अरब 74 करोड़ डॉलर रही है। लेकिन दूसरी जाने माया हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इस्तेमाल है ना ऑयल का, वो बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हम जितना ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। एक जगह हम कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, एक जगह हम कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, एकदम कह रहे हैं रुपए की कीमत नीचे आ रही है और फिर हम लोग ऑयल का जो कंजम्पशन है वो हमारा बढ़ गया, चाहे वो खाना पकाना हो या गाड़ी चलाना हो या बड़े बड़े और काम करना। बिल्कुल, गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। और हमें जहां हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाएं, हम साइकिल की तरफ जाएं, हम ऑयल का इस्तेमाल कम करें, वहीं पर हम तेल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों की। जिस मुल्क में हमें मजीद जो है मोटापे से जो है बचना है और अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, वहाँ तेल ही तेल हुआ है, सारी मेहनत तेल हो रही है और न्यूट्रिशनिस्ट की और डाइटिशियंस की। तो जनाब हमारे साथ हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैनलिस्ट हमारे साथ हैं हमारे माशियात खुर्रम शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, हाउ आर यू डूइंग? होप ऑल वेल। क्या हो रहा है भाई ये? जी थैंक यू बॉस। हाँ जी, पॉलिसी में कोहेरेंस नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमें ऑयल बचाना है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, यानी कि बिजली या जिस तरह से भी हम जो फ्यूल खर्च करते हैं वो हमें कम करना है। लेकिन दूसरे एंड पे हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा देते हैं, यानी कि काम के दिन जो है 5 से 6 कर देते हैं और फिर जो है जो कारवान देते हैं बड़े बड़े जो आपके मिनिस्टर्स के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के हैं, वो सब हम बढ़ा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉलिसी कोहेरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त रूज पर हैं और ना सिर्फ ये कि बिजली जो बन रही है उसके सोर्सेज जो हैं अब ग्रीन जो है वो फ्यूल्स हैं, यानी कि आप जो है बिजली बनाते हैं सूरज की रोशनी से, हवा से, और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बहुत सस्ती बिजली बनती है। और हम आज भी जो है वो फ्यूल पे बिजली बनाते हैं जो महंगी तरीन है, फिर कोल पे भी जा रहे हैं, कोल भी महंगा तरीन है, वो भी इम्पोर्टेड कोल पे। तो प्रॉब्लम यही है कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं होंगी और आपकी एनर्जी की रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और खासकर एनर्जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनर्जी जो है वो बैकबोन होती है किसी भी मईशत का। अगर एनर्जी को आप प्लान नहीं करेंगे कि किस तरह से एनर्जी बनानी है, कैसे बनानी है और किस तरह पहुंचानी है कंज्यूमर तक, ये 2-3 चीजें अगर हम सही से प्लान नहीं करेंगे। और अब देखिए दुनिया में चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमीज हो या डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, दोनों जो है 2030, 2028, 2035 तक कंप्लीट जो है जान छुड़ा रही हैं ये फ्यूल से रिलेटेड, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे बिजली बनाना हो, चाहे मतलब कोई भी चीज़ जो है फ्यूल से रिलेटेड हो।
वो ऑयल से जान छुड़ाएंगी समहाउ। तो मेरे ख्याल में हमें भी कुछ प्लान करना चाहिए। खुरम साहब, क्योंकि हम इस बात की निशानदेही इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरी तमाम बातें जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम देखें कि हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफा हो रहा है क्योंकि हम ऑयल की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, उससे हमारी रुपए की कदर पर भी असर पड़ रहा है। ये तमाम चीजें लिंक्ड हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त हमें प्लानिंग की जरूरत है कि हम ऐसी प्लानिंग करें, हमारे इलेक्ट्रिक कार्स को मुतारिफ कराया जाए, या एटलीस्ट कोई ऐसी प्लानिंग तो की जाए कि इस ऑयल के इस्तेमाल को कम किया जाए किस तरीके से? जी देखिए, हमारे यहाँ पॉलिसी बनी है, पिछले 3-4 सालों में इस पर काम हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे जो है इंट्रोड्यूस किया जाए, किस तरह से इंपोर्ट में उसमें जो है इंसेंटिवाइज किया जाए। और देखें इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, थोड़ा सा एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, वो ये कि इसमें जो बैटरी होती है ना, लिथियम होती है, उससे रिलेटेड जो धात होती है, ये बेसिकली चाइना में बहुत ज्यादा जो है वो बनती है। और हम या कोई भी बहुत सारे ममालिक हैं जो ये बैटरी नहीं बनाते, यानी कि उसकी असेंबलिंग की बात नहीं कर रहा मैं। बैटरी के जो उसकी धात है, जो मेन रॉ मटेरियल है, वो कोई नहीं, वो सिर्फ चाइना या एक आध दो कंट्रीज और बनाते हैं। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसका, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो क्रिएट करनी है। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज हैं। तो देखिए, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत होती है राइट चीज को, कि आपने अगर अगले 5 साल 8 साल में कोई अचीव कर दी है चीज, तो आज उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि उसमें प्लांट्स लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हमारी डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हाँ डॉलर ऊपर जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है टैक्सेस के थ्रू। तो कौन इन्वेस्ट करेगा आपकी कंट्री में इस तरह से कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हों, आपके पास ग्रीन एनर्जी भी हो, आपके यहाँ जो है वो ये जो एनर्जी के इश्यू है ये भी रिजॉल्व हो। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है ताकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि आप दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, और आपके पास इस वक्त करेंसी बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है। तो एक्सपोर्ट्स की इस वक्त आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी करेंसी नीचे जाती है आपकी, तो आपकी एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आपके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ग्रीन एनर्जी में, और प्लानिंग की जरूरत है। ये नहीं करेंगे तो आप कभी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं बन सकते। राइट तो वो वाली बात है ना खुरम भाई, कि अगर हम अभी से प्लान करें, जबकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रही थी, अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, डॉलर बढ़ रहा है, और ये मैं हिंदुस्तान में कुछ सहाफ़ी वहाँ के हैं, उन्होंने एक बात की कि जी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क है? पाकिस्तान को कोई गरीब मुल्क नहीं है। तो बात यह कि हम अपने इंप्रेशन क्या दिखा रहे हैं, हमारी रियलिटीज क्या हैं, वाई आर वी फ्रेमिंग इट एंड शुगर कोटिंग द रियलिटी। इफ दैट्स द केस, देन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज द ट्रुथ? हाँ बिल्कुल, देखें ये बात सही है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क उस तरह से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो है ना वो ज्यादातर गरीब होती है या रहने के उसको जो है ना ख्वाहिश है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि टैक्सेस नहीं लगाते उन तबकात पे जिनसे टैक्सेस लेने चाहिए। और क्योंकि वो खुद जो बैठे होते हैं हुकूमत में, ज्यादातर पिछले कोई आप 30-40 साल को उठा के देखें, ज्यादातर हुकूमत में वही लोग होते हैं जिनकी शुगर मिल्स होती हैं, या जिनकी जो है वो सिगरेट की फैक्ट्रियाँ होती हैं, या इस तरह की जो है ना इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर वो टैक्सेस एग्रीकल्चर के टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका वोट बैंक होता है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जब तक रहेंगे, आपके यहाँ सही तरीके से आपको पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा। देखिए आपके यहाँ ग्रे इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ग्रे इकोनॉमी यानी कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, वो 40% है आपकी इकोनॉमी का। यानी कि आज अगर आपकी इकोनॉमी का साइज $350 बिलियन है, तो एक्चुअली आपकी इकोनॉमी का साइज तकरीबन $500-550 बिलियन है। लोगों के हाथ में कैश है, लोग कैश जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप कैश को क्यों नहीं कम करते, इतना इंसेंटिवाइज क्यों नहीं करते? हर कोई ऑनलाइन आके काम करे, हर कोई मोबाइल फोन के थ्रू करे, हर कोई जो है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ आए। डिजिटल बैंकिंग लाइसेंसेस की बात हो रही है, तो ये सारी अगर प्लानिंग नहीं होगी, पूरी होलिस्टिक एक पिक्चर नहीं बनेगी, तो आप कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे इस पॉलिसी में। एक तरफ आप कहेंगे जी एनर्जी कंजर्वेशन करनी है क्योंकि ऑयल बचाना है, दूसरी तरफ आप जो है वो मार्केटें जल्दी बंद नहीं करेंगे, तीसरी तरफ आप अपने जो खर्चे हैं इतने बड़े बड़े। लेकिन सर खुरम भाई, मैं एक चीज सोच रहा था, हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक कंजप्शन जाहिर है उसके बाद बढ़ेगी, लेकिन ये भी एक हम अगर इसको सोचें तो हम जो बिजली भी बनाते हैं वो कोशिश करते ज्यादा ऑयल से बनाएं। हमारे और मतलब और भी तरीकों से बन रही है, लेकिन ज्यादा जो हमारी बिजली बनाई जाती है वो ऑयल से बनाई जाती है। तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि अगर हमने इलेक्ट्रिक कार्स भी इस्तेमाल करनी है तो बनेगी तो वो ऑयल से ही बिजली। एग्जैक्टली मैंने इसलिए शुरू में कहा था इसी पॉइंट को एग्जैक्टली जो है पॉइंट आउट करने के लिए कि आप अपनी जो बिजली बनाते हैं उसकी सोर्सेज क्या है, वो आप अपनी ऑल्टरनेट सोर्सेज क्रिएट करें ना। प्लानिंग का यही तो मकसद है, एनर्जी प्लानिंग का यही तो मकसद है कि आप सूरज से जो इस्तेफादा हासिल करें, आप हवा से इस्तेफादा हासिल करें। अल्लाह ने आपको ऐसी जगह पे ये लैंड दी है जहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो क्यों नहीं हम सूरज से बिजली पैदा करते हैं, क्यों नहीं हम हवा से बिजली पैदा करते हैं, क्यों नहीं हम और सोर्सेज
से बिजी पैदा करते हैं, क्योंकि पानी भी अब जो है हम उतना यूज नहीं करते। तो भी तो बारिशें हो जाती हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास बारिश की वजह से ऑटोमेटिकली जो है ना आपके पास जो है वो वाफिर मिकदार में पानी आ जाता है, वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो क्यों नहीं हम ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जाते हैं। देखिए प्लानिंग का हिस्सा मैंने कहा ना कि किस पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे पहुंचाते हैं, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट जो है लाइंस हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करें और ऑल्टरनेट पे ज्यादा करें, ताकि अब बिजली सस्ती बने। जब सस्ती बनेगी ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जब लोग आना प्रेफर करेंगे, कहेंगे जी मैं क्यों ऑयल पे जो है वो means a lot no means for your guidance. Thank you so much Karim bhai. Karim Shah हमारे साथ मौजूद थे। अब छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजीब अहमद के साथ अब क्रिकेट का कुछ बात करेंगे। श्रीलंका ने गोल का हिसाब गोल में ही चुकता कर डाला, क्योंकि मैं देखा कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद दूसरे मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी ये एक से बराबर हो गई। मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट 246 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की है। आखिरी रोज हमने देखा कि जो श्रीलंकन स्पिनर्स थे उन्होंने ग्रीन कैप्स को टिकने ही नहीं दिया और उनकी एक ना चलने दी। खासतौर पर जब हम बात करते हैं कप्तान बाबर आजम की, मजामत भी उनकी तकरीबन बेकार ही साबित हुई। उन्होंने आई थिंक 81 रन बनाए और 81 रन बनाने के बाद पेविलियन लौट गए। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे थे ना उनके प्लेयर में, अगर उनके बॉलर की बात करें तो जो जयसूर्या साहब हैं उन्होंने बड़ी विकेटें हासिल की हैं। उन्होंने पहले 5 विकेटें हासिल की दूसरी इनिंग में और मजमूई तौर पर 17 विकेटें उड़ाई हैं उन्होंने। ये जो नाम जयसूर्या है ना, ये इसका बड़ा असर है। पहली बात तो हमने बचपन में से देखा। तो दूसरी बात ये है कि आई एम हैप्पी फॉर श्रीलंका। व्हाई? बिकॉज आई थिंक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द स्पोर्ट्स एंड, अब वो जीते एक हम जीते, लेकिन जिस तरह इस वक्त श्रीलंका जिस डिप्रेशन से गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है, या जो जब पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं तो हम सब सैड होते हैं ना। वैसे जिन हालात से श्रीलंका गुजर रहा है, जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, दोनों के लिए एक मैच जीतना बहुत अच्छा था। दोनों अपनी अपनी तरफ खुश हो गए, बस ठीक है, यही हम चाह रहे थे। खैर जिस मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, सीरीज बराबर होने के बाद पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरी से 5वीं पोजीशन पर चला गया है। इस सारे मामला पर बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर है तौसीफ अहमद साहब, से हम बात भी करेंगे डिटेल में, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन माया ने जो बात की है ना कि एक हमने जो मैच है वो बराबर कर लिया और इस वक्त जो श्रीलंका के हालात हैं, चाहे वो मईशत की बात करें या ओवरऑल उनके हालात देखें तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे में एक खुशी मिल जाना कि जी एक टेस्ट मैच हमारी जो टीम है वो जीत गई है या 1-1 से बराबर हो गया है, तो बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इससे ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर था वो जीता और वो ऐसा कॉम्पिटिटर था जो एज अ आम इंसान मैं समझती हूँ ह्यूमैनिटी रीजंस पे कि उनको एक खुशी की जरूरत थी और वो मिल गई। भाई हम पाकिस्तानियों ने मतलब कोई बातें दिल जीते हुए हैं तो क्या हो गया। तो जी आम इंसान हमारे गेस्ट आ गए हैं, बड़े खास, क्या बात है, खास वाले बात कर लें। आम इंसान, मुझे आम इंसान कह रहे हैं, मैंगो पर्सन बना दिया 2 सेकंड के अंदर इसने। आपके नजदीक सर हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तौसीफ अहमद साहब। बिल्कुल ऐसे है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। सर आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। तौसीफ साहब आपके नजदीक ये जो हमने टेस्ट क्रिकेट देखी है, इन मैचेस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है हमारी परफॉर्मेंस का? क्योंकि हम जब बॉलिंग देखते हैं तो शाहिन अफरीदी के बगैर हमारी बॉलिंग लाइन नजर नहीं आती। जब हम बैटिंग की बात करते हैं तो बाबर आजम आउट हो जाए तो सारे एक लाइन लग जाती है आउट होने की। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों हैं? ये प्रॉब्लम तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और जाहिर है कि हम बाबर पे सारा देख भी रहे हैं हम इतने टाइम से कि बाबर जो है वो रन्स बनाते हैं तो रन्स बनते हैं। शुक्र है अब्दुल्ला शफीक ने कुछ रन्स बनाए थे, बट ये प्रॉब्लम हमारी आज से नहीं है, काफ़ी पहले से चल रही है और इसकी वजूहात तो कई है। अब उसमें तो हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक ये जो दो जो टेस्ट मैच हुए इसमें तो हमने कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं खिलाया और कॉम्बिनेशन जब ठीक नहीं खिलाया जाहिर है सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। अग्रीड। अच्छा ये चीज तौसीफ साहब बार बार कहा जा रहा था, जो भी हमारे पास स्पोर्ट्स तज्जियाकार, क्रिकेट तज्जियाकार आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि
जिस तरह टीम बनानी चाहिए थी, अगर मैं आपसे मुख्तसरन पूछूं या आप बता सके कि पॉइंट आउट कर लें क्या गलत था जिसको नेक्स्ट टाइम अब रिपीट ना करें इन द कमिंग फ्यूचर। जी साहब। गलत तो सबसे मेन ये था कि आप कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको 11 का कॉम्बिनेशन ठीक ना खिलाएं, मसलन कि हम पहले टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं वो हम जीते जरूर हैं, बट आप देखें कि हमने 3 पेसर खिला दिए, उन्होंने 1 पेसर खिलाया और स्पिनर्स खिला दिए। इट मीन्स कि वहां पर जो है वो सरफेस ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर के लिए इतना सूटेबल है। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती, पर हमारे बैट्समैनों ने बहुत उम्दा करके 340 जो कि नामुमकिन नजर आता था, लेकिन बहुत अच्छा खेले। लेकिन हमने सेकंड टेस्ट में देखा, फिर हमारे साथ यही प्रॉब्लम आई, हमने कॉम्बिनेशन को इधर उधर किया और उसमें ये हुआ। हमारे स्पिनर्स ने 500 रन बनवा देना आप लास्ट इनिंग में, तो आप समझते हैं कि फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स कि ना आपके पास बॉलर ने कुछ करके दिया, और जो आपने बात पहले इंट्रो में की है कि शाहीन हमें विकेट्स लेके देते थे शुरू में, और वो अनफिट हो गए और काफी टाइम से आप कल आपने एक्सपोज होते देख लिया, हमारे फास्ट बॉलर्स को देख लिया। फिर हमारा स्पिन अटैक जो खेल रहा है ना, वो हमारा रेगुलर स्पिन अटैक नहीं है। आपने पहले टेस्ट में नोमान को नहीं खिलाया, एक और 2 पार्ट टाइम स्पिनर, ये पार्ट टाइम स्पिनर हैं दोनों हमारे, जो सलमान और दूसरे हैं वो पार्ट टाइम स्पिनर है। स्पिनर तो एक ही खेल रहा था, यासर। तो ये कॉम्बिनेशन जब गलत खिलाया, फिर उसका नतीजा हमने देख लिया। तौसीफ साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था इस टेस्ट सीरीज में? नौजवान खिलाड़ी थे श्रीलंका के, उनके खिलाफ ये हम 2 मैचेस जीत लेते, ये टेस्ट सीरीज जीत लेते तो हमें बड़ा फायदा पहुंचना था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर अपनी हम पोजीशन कुछ बेहतर कर लेते। जी हाँ, बिल्कुल था, सामने नजर आ रहा था, और जाहिर गलतियां की हैं उसकी वजह से है, और हम 3rd से 5वें नंबर पे चले गए हैं, तो मुश्किलात तो हुई है, हमें बिल्कुल हुई है, और उसकी वजूहात यही है। देखिए ना, हम जब एनालाइज करते हैं, मैं हूं या कोई और भी एक्स प्लेयर हो, तो ऑनेस्टली मैं तो इसलिए नहीं करता कि कोई मुझे किसी से एक लफ्ज इस्तेमाल करूं खुंदा के, या मुझे लोगों से किसी से प्रॉब्लम है, नहीं। हम अपने मुल्क की बात करते हैं यार, जो बेटरमेंट। अच्छा, वही बात मैं कर रहा हूँ, फिर 3 आदमी और भी कर रहे हैं, इट मीन्स के बेहतर है, यानी कि कॉम्बिनेशन आप कोई ना कोई तो वजह है ना, मतलब इतने सारे लोग तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर, इतनी सारी चीजें मैं ये कहती हूँ कि देखिए ना, आप अगर इतने सीनियर हैं, तज्जियाकार जो आते हैं वो सीनियर हैं, इतने सारे लोग जो शायद अभी करंटली खेल नहीं रहे, लेकिन वो लोग जो इस वक्त सरबराह हैं, वो लोग जो जिनके हाथ में सारी कॉल्स लेना है, द पीपल हु मेक दैट कॉल, तो वो क्यों नहीं इस बात को देख पा रहे? ऐसी क्या चीज उनको रोक देती है कि जो कॉम्प्रोमाइज एज अ रिजल्ट करती है हमारी टीम के ऊपर? और मैं उसकी बात तो छेड़ ही नहीं रही हूँ कि वो प्लेयर्स जो कि अच्छा खेलते हैं उनको नहीं खिलाया जा रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल टीम इंप्रेशन की बात कर रही हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं, ये हमारा प्रॉब्लम है। और देखिए, टीवी पे बात करते हैं ना, तो दुनिया और भी देख रही होती है। मैं तो सच बताऊं आपको कि मैं 10-12 साल बाहर रह गया, मैंने अपने मुल्क को देख लिया, और यकीनी तौर पे हम अपने मुल्क की अगर बुराई करेंगे, लेकिन पॉइंट आउट करेंगे चीजों को अंदर से, लोगों को फायदा मिलता है, इससे डिस्टर्ब होते हैं हम। वैसे ही इतने मुश्किल हालात में हमने क्रिकेट खेली है, बट जो भी आता है ना, वो मेरा ख्याल एक छोटा सा अपना ग्रुप बना लेता है, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है। और मतलब होल्ड कप्तान, हमने तो हमेशा कप्तान को होल्ड करते देखा है, और वो बेहतर टीम बनाता है, और वो ही खिलाता भी, हम भी यही कहते हैं, या कोच हो साथ। अब तो कोच आ गया इस वक्त तो, लेकिन उस वक्त तो एक ही आदमी था, इमरान खान थे, वो जाहिर खुद ही सारा कुछ करते थे। लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल ठीक भी है कि कप्तान को जो है वो देना चाहिए पूरा। लेकिन जब कप्तान भी बने, अच्छा तो सर, जी बोलिए। जी प्लीज।
मैंने कहा मैं आपसे यहाँ पे एक थोड़ी सी कोई टेक्निकल एक चीज भी पूछ लूं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं शान मसूद अच्छी फॉर्म में थे, उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया, फवाद आलम को खिलाया गया। आप समझते हैं फवाद आलम की जगह अजहर अली को अगर ड्रॉप कर दिया जाता, शान मसूद को शामिल कर लिया जाता, तो शान मसूद एक अच्छी फॉर्म में थे, अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास एक थी जो हमने गवा दी। देखिए, पहले टेस्ट में आपने जब फवाद को ड्रॉप किया तो वो गलत था। देखें, वजह उसकी है कि उनकी एक सीरीज की परफॉर्मेंस है वो जो है वो आपने उनको ड्रॉप किया, वो गलत किया। अच्छा, दूसरे जब शोर मचा, जाहिर है लोगों ने बात की, तो मतलब ये कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बाहर की सुन के ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फवाद को शामिल कर लिया। अच्छा, फिर बात ये हो रही थी कि अजहर अली जो है 5-6 इनिंग उनकी खराब चली गई हैं, तो उनको ड्रॉप करते थे। लेकिन मेरी नज़र में सेकंड टेस्ट में उनको ड्रॉप नहीं करते तो अच्छा ही था, पूरा ही चांस दे देते आप तो ठीक था। अच्छा चलें, अगर आपने ड्रॉप किया भी था तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल शान मसूद को आप उस नंबर पे लेके आते, यानी ऊपर के नंबर पे। अब बाबर ऊपर आए, हमारी बैटिंग जो है वो नीचे गई जरूर, लेकिन वो चीज़ नहीं रही। अगर आप शान को ले आते तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता। तो ये कॉम्बिनेशन इसी तरह, फिर आपकी स्पिन बॉलिंग बिल्कुल कुछ नहीं, आपकी फास्ट बॉलिंग कुछ नहीं। तो आई थिंक ये जो हम जिस पे पॉइंट आउट कर रहे थे वो यही चीज़ थी कि आप या तो घबरा गए या क्या, घबराने की बात तो नहीं थी। आप 340 चेस करके, एक बड़ा टारगेट चेस करके आप इतना बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच जीते थे, और मैं कहता हूँ वो भी घबराए हुए थे। उन्होंने इतनी जल्दी जो है डिक्लेरेशन नहीं की हम सेकंड टेस्ट में। उन्हें हालांकि पता था बारिश भी आ सकती है, कुछ है 1-1.5 घंटा एक चौथे दिन का ज़ाया हुआ, तो वो भी घबराए हुए थे कि पाकिस्तान जो है और कुछ ना कुछ कर देगा, कहीं ये 500 भी चेस ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें। और सर अगर हमारा इतना ही बाबर आजम पे इंहिसार है हमारे बल्लेबाजों का, तो सेकंड डाउन पर खिला लें बाबर आजम को, ताकि हमारा कुछ एक हमें स्पेस मिल जाए परफॉर्म करने की, और थोड़ा सा हमें एक हम उसमें रिलैक्स हो जाएंगे। जब बाबर आजम की विकेट गिरती है तो शायद सब बाकी सब जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। नहीं, बाबर देखिए, बाबर ही ने ठेका थोड़ी लिया हुआ यार, ये तो ज्यादती होगी ना। हम लोग मतलब हमारे खेल रहे हैं, बाकी प्लेयर वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यही तो पॉइंट है कि बाबर ने ठेका नहीं लिया हुआ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि बाबर को क्या अब बचाने के चक्कर में बाबर को या तो पीछे करते जाएंगे या आगे लेते जाएंगे, इससे फायदा नहीं होगा। देखिए, जब भी हमारे ओपनर्स ने रन किए हैं माशाल्लाह, इमाम भी बहुत अच्छा खेले, शफीक भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लीजिए, हमारे ओपनर्स ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, तो हमारी परफॉर्मेंस नॉट बैड। हम जीते नहीं, ये अपनी जगह है, बट हमारे जब भी ऊपर से पार्टनरशिप बहुत तगड़ी लगी है, हमने वो स्कोर 400, 350, 400 से ज्यादा किया है। और जब हमारे ऊपर से 2-3, वही मिसबा के टाइम की बात है कि जब 2-3 विकेट हमारे 15, 20, 25, 30 पे 3 विकेट 4 विकेट हो जाते, फिर हम बिल्कुल डैमेज जाता। फिर कहते हैं वो मिसबा जो है वो टुक टुक वाले अल्फाज इस्तेमाल शुरू कर दिए जी कि वो टुक टुक करते हैं, और क्या करे वो 4 विकेट 5 विकेट गिरने के बाद वो खेलेगा ही ना। चलो ठीक है, उसने 23 सेंचुरी भी बना के आपको दिखाई, बट ये प्रॉब्लम है हमारे ऊपर से जब हम रन करेंगे तो ठीक है। ये जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर को लेनी पड़ेगी, सिलेक्शन कमेटी को प्रॉपर मिडिल ऑर्डर को लेके आना पड़ेगा सिलेक्शन के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। हमारे तौसीफ बलूच थे, सीनियर टेस्ट क्रिकेटर, और उन्होंने अपने तजर्बे के हवाले से जो है वो इस बारे में अपना फीडबैक शेयर किया। आपका मौक़िफ़ आ गया सर, और साथ में ये भी ज़रा कि अगर इतने सारे लोग एक बात कर रहे हैं तो फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको क्या चीज़ रोक रही है, ये भी एक अपने आप में एक सवाल उठाता है। बट सवाल जो उठाते हैं वो हम ये भी उठाते हैं कि हुकूमती लेवल पर लोगों की जो तालीम है उस पर फोकस नहीं। पूरी दुनिया में आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, अभी आप श्रीलंका की बात कर लें। श्रीलंका में सर लिटरेसी रेट 0, ठीक है। वहां पर जो सड़क पर मोजे का ना पपेट बनाने वाला जो बंदा है ना, उसका नाम एक राजा, मैं जानती हूँ उसको। उससे मैंने दफा रास्ता पूछा था, मैंने कहा सर कैन यू हेल्प मी सारी प्लेस। उसने कहा वेयर डू यू वांट टू गो। उसने ऐसे जब मुझसे पूछा तो मैं 2 सेकंड के लिए यूं हो गई। तो हम जब अपने पाकिस्तान में नहीं हुकूमती लेवल पर ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाते तो फिर वहां पर NGOs आकर ऐसा किरदार अदा करती हैं, कहती है ठीक है जहां जरूरत हमें महसूस हो रही है, जहां खाली जगह है उसको चलो हमने किया, अब आगे करें। देखिए यही रिले रेस है ना।
आप आगे बढ़े, आपने दूसरे को अपनी जो है ना वो रिले पकड़ाई और उसके बाद वो पूरी रिले टीम जीतती है। अकेले तो बंदा जो है मैराथन भागता रहेगा और अकेले ही मर जाएगा। लेकिन ये जो समाजी लोग हैं ना जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, वो किसी ये वाले जो अवार्ड है, ये मैं कहती हूँ, बाकी अवार्ड्स के बारे में मैं नहीं बोलती खैर, लेकिन ये जो अवार्ड है ना ये दरअसल वाकई में का जिक्र कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ जनाब हमारी शख्सियत सैयद आमिर जाफरी, जिन्होंने बरतानिया में आला तालीम हासिल की, उसके बाद वो वतन वापस आके कि मुझे पाकिस्तान में खत्म गई। बहुत बड़ी बात है कि आप बाहर चले जाएं एंड देन यू कम बैक टू पाकिस्तान। और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए आप अपनी पूरी जनरेशन को जितनी आप जो सर्व कर सकते हैं उस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनको जो है वो तालीम दें, और वो जब एक तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल और खुद ही समझ जाएगा। तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पसमानदा इलाकों में कम वसीला खानदान के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम उनकी घरों की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं, और इसमें क्या पंजाब, क्या सिंध, KPK, बलूचिस्तान, हम देख रहे हैं इन तमाम सूबों में इस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि तालीम पहुंचानी है इस तरीके से कि 700 स्कूल बच्चों का उन्होंने जो है वो मुस्तकबिल संवारने का फैसला किया, और वहां पर तकरीबन 700 स्कूल कायम किए उन्होंने, अनबिलीवेबल, जहां पर ये तालीम दी जा रही है इनकी जानिब से, और ज्यादातर इनमें देहाती इलाके हैं। तो हम इन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। सैयद आमिर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतना अच्छा खूबसूरत तारुफ पेश किया है गजाली ट्रस्ट का भी और हमारा भी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर वी आर थैंकफुल टू यू कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा बताइएगा आपका सफर कहाँ से आपने आगाज किया, खासतौर पर जब आपने सोचा कि मुझे अब इन बच्चों को, खासतौर पर देहाती इलाकों में बच्चों को तालीम देनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, हमारा जो है अपना ये ख्याल ये है कि हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो आपके तवज्जो से सुन भी रहे हैं, हम सब पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान ही के साथ हमारा मुस्तकबिल भी, हमारी कामयाबी भी, हमारी खुशहाली भी जुड़ी हुई है। और हम ये समझ पाए हैं कि चूँकि हमने जितने भी माशरे दुनिया में देखे हैं और उनको कामयाब होते देखा है, उन्हें खुशहाल होते देखा है, तो उसमें तालीम ने एक बड़ा ही बुनियादी किरदार अदा किया हुआ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम जो है ये वाला जो टारगेट है इसमें हम अचीव करने में नाकाम रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि 70-75 साल गुजरने के बावजूद जो है 100% लिटरेसी नहीं है, और हमारी बच्चियां बहुत बड़ी तादाद के अंदर खवातीन जो है वो तालीम से दूर है इसमें ना, और जो बेचारे पढ़ भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगे हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम कोई भी जो है माशरा तश्कील देना चाहते हैं, हमसे खुशहाल पाकिस्तान बनाएं, रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाएं, जो एशियन टाइगर बनाएं, नया पाकिस्तान बनाएं। हमें लगता है कि ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपने बच्चों को तालीम के से जेवर से आरास्ता ना करते। अभी सूरत हाल ये है कि 2.5 करोड़ बच्चे जो है। अच्छा, एक बात आपकी बात सुन रही हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब वही ना आमिर साहब, मैं यही देख रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ और आप अपनी चीज़ें हमसे शेयर कर रहे हैं। हमें जाहिर है जो हमारा काम है उससे भी है कि कितना इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, और इसको इस एरिया में काम करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी की आसानियाँ, आपको अपनी ज़िंदगी की आसाइशें, आपको अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो व्हाई डिड यू मेक दिस कॉल? आप एक अच्छी ज़िंदगी बरतानिया में गुजार सकते थे, क्यों आए पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने यहाँ तालीम हासिल की है मियाँवाली से बुनियादी, उसके बाद मैंने लम से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद बरतानिया पढ़ने के लिए चला गया और वहाँ मैंने अपने MS वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। लेकिन ये कि मुझे इसका शदीद एहसास था कि मुझे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए और पाकिस्तान की जो आने वाली नस्ल है उसके लिए काम करना चाहिए। और फिर उसमें चूँकि मेरा खुद एक देही बैकग्राउंड है, देहात से ताल्लुक़ रखते हैं हमारी फैमिली सब लोग, तो हमें लगा कि ये जो शहरों और देहातों का जो फ़र्क है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज किसी को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए और अच्छा मुस्तकबिल चाहिए तो वो शहरों की तरफ आता है, और चंद शहरों में सारी होती चली जा रही है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम वसाइल का रुख हमारा शहरों से छोटे इलाकों की तरफ मोड़े ना। तो ये वो जो ख्वाहिश थी कि हम अपने देही इलाकों के अंदर स्कूल कायम करें। अभी भी गजाली ट्रस्ट की, जिसने अपने इंट्रो में बात की कि गजाली ट्रस्ट के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो पाकिस्तान के देही इलाकों के अंदर है। हमने शहरों में नहीं बनाए, हमने छोटे इलाकों में, दूर अफ्तादा इलाकों में, कम आबादी के अंदर हमने तालीम को पहुंचाने की कोशिश की।
सर आपने बहुत अच्छा काम इसलिए भी किया कि हम अगर गवर्नमेंट वैसे तो अगर कोई तालीम के लिए काम कर रही है तो वो ज्यादा फोकस होता है बड़े शहरों पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या कोयटा, जो ऐसे शहर हैं जहाँ पर बना भी दे तो उसको कोई फॉलो अप नहीं होता। और अब तो क्योंकि बाकायदा तौर पर जो एजुकेशन है वो एक बिजनेस बन चुका है, तो यहाँ पर हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स भी देखें तो उसमें जिस तरीके से बच्चों को तालीम दी जा रही है वो सिर्फ शहर के हद तक महदूद है। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है कि देहाती इलाकों में बच्चों को तालीम दी जाए ताकि ओवरऑल जो हमारा मुल्क है उसमें जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बढ़े। लेकिन सर यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि अब तक कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कायम किए गए हैं या वहां पर बच्चों को तालीम दी जा रही है, कोई आप हमारे साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। इस वक्त हम अब तक जो है अपनी मदद आपके तहत तकरीबन कुछ 700 तालीमी इदारे जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बना चुके हैं। इन 700 स्कूल्स के अंदर ये फॉर्मल स्कूल्स हैं और इन स्कूल में तकरीबन 1 लाख बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है। ये तमाम के तमाम स्कूल पाकिस्तान के देही जो है इलाकों में बनाए गए हैं और आप ये कह सकते हैं 80-90% जो अल्ट्रा पुअर फैमिलीज हैं उनके बच्चे इन अदारों में जो है तालीम हासिल करने आते हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें फ़ीस पे नहीं कर सकते, जो फीस पे भी करते हैं तो वो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि वो 300 रुपए से ज़्यादा नहीं होती, वो भी 50% बच्चे हैं। उससे ज़्यादा बच्चे सारे के सारे जो फ्री है, जहाँ उनको यूनिफॉर्म, किताबें। अच्छा आमिर जाफर साहब, मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ तमाम चीज़ें कवर हो जाएं। हमारे जब हम अपने देहाती इलाकों की बात करते हैं वहाँ पर पेरेंट्स कुछ रिलक्टेंट होते हैं, खासतौर पर अपनी बच्चियों को लेकर हम स्कूल नहीं भेजेंगे, उनको तालीम देने की क्या ज़रूरत है। ये माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है देहाती इलाकों में खासतौर पर। आप समझते हैं कि जब आप लोगों ने स्कूल्स कायम किए, वहाँ पर तालीम देना शुरू की, तो इस प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा और उन पेरेंट्स को मनाना भी पड़ा कि आपने बच्चों को स्कूल भेजे। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है, हमने इससे नज़रअंदाज किया हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स बन गए हैं, प्राइमरी स्कूल मौजूद है, बच्चियाँ हमारी 5वीं तक पढ़ लेती हैं, लेकिन 5वीं से आगे पढ़ने के लिए, 5th ग्रेड से आगे पढ़ने के लिए स्कूल मौजूद नहीं है। अगर स्कूल मौजूद है तो वो 8-10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होता है बच्चियों का स्कूल। आज हमारे पाकिस्तान में आज भी गाँव के अंदर माँ बाप जो गरीब भी हैं और शऊर भी नहीं रखते, वो अपनी बच्ची को अकेले 5-10 किलोमीटर दूर जो है स्कूल भेजने के तैयार नहीं है। हमारी बहुत बड़ी तादाद में बच्चियां जो लाखों में हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि उनके घर के पास स्कूल नहीं है, वो मैट्रिक नहीं कर सकती, वो इंटर नहीं कर सकती, इसलिए कि वहाँ स्कूल मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस मसला है। वो जो आप कह रहे हैं जो माइंड सेट का इशू है वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन काफी हद तक वो अब चेंज हो चुका है। लोग बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, प्रॉब्लम भी है कि स्कूल उनके नजदीक मौजूद नहीं है उनके। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान एक सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे प्रोसेस में आ रहे हैं मेरे जहन में आमिर साहब, एक ये कि जब हम अभी शाज़िब ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया ना कि हमारे यहाँ अगर बनते हैं तो वो शहरों में बनते हैं या कोई एक आध से बन जाता है। मेरा जो है मैं फॉलोअप पे बड़ा बिलीव करती हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने अगर कोई केस भी कभी रेस किया ना ऑन स्क्रीन तो उसका फॉलोअप ज़रूर लिया कि भाई क्या बना उसका। तो जो स्कूल्स आप बना रहे हैं, जो बच्चों के लिए आप फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उनका फॉलो थ्रू कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ मेनी पीपल ऑन द टीम, हाउ डू यू डू इट, प्रोसेस क्या है? जी नहीं, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। देखिए अगर इस वक्त हम 700 स्कूल चला रहे हैं और वो तमाम के तमाम गाँव की सेटिंग्स के अंदर है, फॉर्मल स्कूल्स है, इस वक्त हम गवर्नमेंट के साथ भी मिल के काम कर रहे हैं और पर्पज़ यही है कि इस वक्त जो तालीम का मसला है खाली हुकूमत से रिजॉल्व होने वाला नहीं है, बल्कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एज अर्ली एज पॉसिबल हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों तक पहुंच सकें। और उसके लिए गजाली ट्रस्ट ने बुनियादी तौर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, सेटअप बनाया है, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे क्वालिटी एश्योरेंस और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हमने इसके अंदर। अगरचे हमारी जो बिल्डिंग्स है कोई बहुत हाई फाई नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो हमारा फोकस ज़्यादा जो है वो उस्ताद की तालीम के ऊपर है, उस्ताद की ट्रेनिंग के ऊपर है। हमारा ख्याल है कि जो बिल्डिंग की कमी है और कोई सिलेबस की कमी है वो पूरी हो सकती है अगर टीचर अच्छा हो और टीचर जो है कमिटेड हो। तो गेट का फोकस ज्यादा जो है वो उस्ताद के ऊपर है, उस्ताद के रोल को दोबारा से रिफाइन किया जाएगा। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बस ये सवाल का जवाब दे दीजिए, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में वैसे तो हमारा लाहौर में हेड ऑफिस है और बाकी तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, पंजाब में बिल्कुल ज्यादा फुटेज है गजाली ट्रस्ट की, केपीके में, सिंध में। इस वक्त आप कहाँ हैं? आपसे मिलना बनता है, आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा कोई पाकिस्तानी दिल चाहिए या इस जमीन से इश्क चाहिए। मैं कल पेशावर था, आज मैं लाहौर पहुंचा हूँ,
रात आप ही की बात करने के लिए। तो मैं लाहौर में हूँ, आप लोग जब चाहें मिल सकते हैं, और इस पर हम बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं बैठ कर। हाउ नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट आएगा, हम लोग कराची में, अगर हम लाहौर में होते तो जरूर ये हम पॉसिबल रखते हैं कि हम मुलाकात रखें। सर थैंक यू वेरी मच। आमिर जाफरी साहब ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सारे खासतौर पर तालीम के लिए, तालीम हर घर में पहुंचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं और दिलो जान से कर रहे हैं। हमारी तमाम विशेज़ आपके साथ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं कि ऐसे ही आप काम करते रहें, और आपको जो है जिस तरीके से आप तालीम आम कर रहे हैं इन बच्चों में, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर रहा है। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए ये सब तो लगेगा। कंफर्ट जोन में बैठ के कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप रह सकते हैं कंफर्टेबल। इस ब्रेक के बाद हम अभी आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार एज यूजुअल। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेगमेंट्स है, गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि जिस तरह लाइफ हमारी गुजरती है ऐसे हमारे तजुर्बात होते रहते हैं। एक चीज है कि लाइफ तो गुजरेगी, तजुर्बात भी होंगे। चॉइस इज योर्स कि आपने उससे अपना टेक अवे या सबक हासिल करना है कि नहीं, या फिर उनको बार बार वहीं से गुजर के फिर कहते रहना है मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे के साथ क्यों हो गया। लेकिन जब आप जहनी कैफियत से गुजर रहे होते हैं, आपको एट टाइम्स खुद को नहीं पता होता कि आप उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपको आके बताएगा शाहजेब इट्स ओके, आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इट इज फाइन। ये कोई नहीं आके बोलेगा। अगर कोई आके बोल भी देगा तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह देंगे कि इसको सदमा पहुंचाए, कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में, और ये कहकर दूर हो जाएंगे आपसे, बजाय से कि वो कोशिश करें कि कुछ आपसे बातचीत करने के साथ साथ आपको आपकी जो स्ट्रेस है इसको कम करें, आपके सदमे को कम करें। खैर ये तो खैर लोगों की बातें, इस पर तो हम वैसे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आप किस तरीके से संभल सकते हैं इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से, क्योंकि किसी भी हादसे के बाद, मैं वैसे नॉर्मली हम यही बात करेंगे जी कब होता है। सी PTSD व्हाट आई हैड जब मुझे हुआ था, बहुत बड़ा जिसका रिजल्ट था, दैट वाज आफ्टर भैया डाइड इन 2012। भैया की डेथ हुई, आई फेस्ड अ ग्लोबल कंट्रोवर्सी, पूरे दुनिया के अखबारों में मेरे बारे में छापा गया, एंड देन आई वेंट थ्रू अ डिवोर्स। ठीक है, उसके बाद आई गॉट थायराइड। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको PTSD हुआ है, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं किसी को अपने गम नहीं दिखाती, मुझे आदत नहीं है, राइट। तो वो मैंने अंदर ही अंदर, या तो वो बीमारी में निकलेगा, ठीक है, या फिर वो इतना अग्रेसिव होके निकलेगा क्योंकि वो अंदर ही अंदर पल रहा होता है, एंड दैट इज व्हाट PTSD इज। जो बात कर रहे हैं खासतौर पर आज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो इसमें किस तरीके से इसको शो किया गया है, और खैर इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है हमारे नफ्सियात डॉक्टर ताहा साबरी साहब। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ताहा भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ताहा भाई अभी हम वीडियो देख रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे। हर दफा हम वीडियोस दिखाते हैं, ये कहाँ पर होती हैं, लोग कैसे ये वीडियोस देख भी सकते हैं, उससे कुछ सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वीडियोस एक आगाही सीरीज का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं दिल खोलो सीरीज। दिल खोलो सीरीज का मकसद ये है कि जो हमारे माशरे में लोग मुश्किलात, सदमों का सामना कर रहे हैं, उनको हम दिखाएं ताकि लोग फिर उससे रिलेट कर पाएं और फिर वो एक्शन ले पाएं अपने मसलों को हल करने के लिए। और इस वीडियो का बेसिक मकसद यही है कि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली कराची जैसे शहर में बहुत सारे हादसे पेश आते हैं, मतलब कि कोई तशद्दुद के, कोई डकैती के, और उनकी वजह से, और हम लोग ना बड़े हंस फुस के और उसको ना बस अंडर द कार्पेट कर दें कि हाँ ये तो मतलब कराची में रहने का हिस्सा है, नॉट स्लीप फॉर वीक्स। लेकिन मसला ये कि और ये इससे शायद कुछ लोगों को फायदा भी होता है कि, लेकिन अब इससे क्या होता है कि काफ़ी लोग वो सदमों में रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह माया ने भी बात की थी कि स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, लेकिन असल स्ट्रेंथ क्या होती है? असल स्ट्रेंथ ये होती है कि अपने मसलों को अपने अंदर रखना और फिर उनको बढ़ने देना, और फिर वो एक नाखुशगवार तरीकों से हमारे पर हमवार होना। या फिर असल स्ट्रेंथ होती है मसलों को पहचानना और उनका इजहार करना, ताकि वो हमारे शऊर पे, हमारी डेली एक्टिविटी पे मनफी असर ना करें। तो ये हमारा बेसिक मकसद है, दिखाना कि एक बच्चा जो इस मसले से गुजरा, अभी तक उसमें फंसा है, उसका भाई वगैरह कुछ नहीं होता,
भाई खुद फंसा हुआ है इस मसले में, लेकिन दोनों मसलों में, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग अपना उनको दिखाना है माशरे में। तो तला आप ये कह रहे हैं कि दोनों उस ट्रॉमा से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो बात करना जरूरी है, डिस्कशन डॉक्टर साहब तो ये कि बात करना जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या की है सारे मामले में अगर इस तरह का वाक़या, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। मेरा नेक्स्ट डे फ्रेंच लैंग्वेज डिग्री का पेपर था और बट मारी थी, तो वो मुझे याद है मैं कितने हफ्तों तक सो नहीं सकी थी। सो क्या बात कर लेने से तबीयत बेहतर हो सकती? मसला ये होता है कि हम तस्लीम नहीं करते, और इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमें बोला जाता है यार ये तो छोड़ दो, इसके बारे में बात ना करो, ये छोटी सी चीज़ है। और लोगों की भी नीयत अच्छी होती है, वो समझता है कि इस पे गौर करेंगे और टेंशन होगी, लेकिन सही बात। मसला ये कि उस पे गौर करने से टेंशन और नहीं बढ़ेगी, उसको अंदर रखने से टेंशन बढ़ेगी। और बात करना एक जरिया है उसको निकालने का, और भी जरिए होते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। कुछ लोग तख्लीकी काम करके मुख्तलिफ, जैसे बच्चे होते हैं उनसे हम लोग ड्राइंग करवा के उनसे कोई सानिया होता है वो उस तरीके से इजहार करते हैं। कुछ लोग कोई शायरी लिख के इजहार करते हैं, कुछ लोग बात करके इजहार करते हैं, कुछ लोग थोड़ा फिजिकली कुछ करके इजहार करते हैं। तो ना, तो बस इम्पोर्टेंट तस्लीम करना कि आपके साथ एक हादसा पेश आया है, और फिर स्टेप्स लेना, और फिर ये देखना कि यार हमारी जो कारकर्दगी कितनी मुतासर हो रही है। अगर इतनी मुतासर हो रही है कि मेरी ज़िंदगी पे मनफी असर पड़ रहा है, तो फिर पेशवराना मदद इख्तियार करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना खास तौर पर रॉबरीज की कराची में, क्योंकि क्राइम रेट हमारे यहाँ कराची में जिस किस्म का है वो हम सबको खैर मालूम है, ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ऐसे एक चीज़ से गुजर जाते हैं, वहाँ कोई वारदात हो जाती है और उसके बाद हम एक अजीब ज़हनी कैफियत में होते हैं, एक सदमे में होते हैं, और साथ में हमें अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं, अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, हमारा रूटीन चेंज नहीं होता। इस सारे में आप क्या समझते हैं, क्या एक फैमिली किरदार अदा कर सकती है, दोस्त किरदार अदा कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को देखें, समझें, अगर वो किसी ऐसे ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हम उनको थोड़ा बेहतर कर सकें? बिल्कुल, और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सा ये काम है कि अगर आपका कोई अजीज इस पे ये कोई चीज़ गुजरी हो, कोई भी सानिया गुजरा हो, सही, कोई वाक़या उनके साथ हुआ हो, उससे बस जाके पूछें यार तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सही। और जब वो बताए कैसा महसूस कर रहे हैं तो उसको बस चुपचाप सुने, बजाय उसकी बात काटे बगैर, कोई बिला वजह का मशवरा दिए बगैर, या कोई फैसला दिए बगैर कि यार ये गलत है, इस तरह महसूस ना करो। देना तो हमारे अपने एनालिसिस देना, बस सिर्फ उनको इजहार करने में उनकी मदद करें। और देखिए, हमने ये देखा है कि अगर आप उसको उसी मौके पे एक मौका दे देंगे इजहार करने का, तो वो फिर किसी जहनी मसाइल की तरफ जाएगा ही नहीं, वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मसला ये कि इन सब मसलों का इशू ये कि अंदर रखने से, और अंदर लोग तभी रखते हैं जब उनके आसपास सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। तो अगर हम बस अपने ही अजीज़ों का बस इस तरह करके कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और उससे मतलब वो बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात जैसे आपने कहा कि अच्छा सुन लें, तो एक तो लोग सुनना भी तो नहीं चाहते किसी का, वो फ़ौरन होता है कि कहते हैं ना कि मशवरे के लिए कौन सा जो है वो पैसे लगते हैं, तो इसका मतलब अच्छा लिस्नर होना ज़रूरी है। अक्सर औकात में इसकी एक और शक्ल है कि जिससे बात करनी है, जिससे शिकायत करनी है, वो ही PTSD का जिम्मेदार भी है और उसी से इजहार नहीं हो पाता है। इन दैट केस कितना इम्पोर्टेंट है वो? अब देखिए, अक्सर लोग क्या होता है कि अब देखिए, अब कोई परेशानी में होता है ना, इसको हम अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि जब कोई परेशान होता है, उसको देखिए मुझे परेशानी होती है, राइट, उसको देखिए मुझे परेशानी होती है, तो मैं उसकी अपनी परेशानी कम करने के लिए उसकी परेशानी को दूर करने का उसको दबाया था, राइट। तो ये एक तरीका होता है। तो अक्सर लोगों की नीयत ये नहीं होती, लेकिन वो खुद उनको लगता है कि यार ये परेशानी इसको हो रही है, मुझे भी हो रही है, तो उसको ना मैं चुप करा दूं ताकि दोनों की परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन तो लोगों की नीयत सही होती है, लेकिन मसला ये होता है कि परेशान होना बीमारी नहीं, परेशान होना में कोई गलत मसला नहीं है। परेशान होना तो एक बहुत एक हेल्दी तरीका है अपनी स्ट्रेस से डील करने का, क्योंकि उसका बरक्स क्या, अगर परेशानी अंदर दबाएंगे फिर जाके गुस्से के जरिए निकलेगा या नशेबाज चीजों का इस्तेमाल के जरिए। और ये हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। कहीं पर पार्किंग आपने किसी जगह पर लगा दी, वो आपसे लड़ने के लिए आ जाता है। आप समझते हैं यही वो सदमे होते हैं, यही वो ज़हनी कैफियत होती है जो फिर इस सूरत में बाहर निकलती है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, फिर वही होता है कि अगर हम अपने जज्बात और ख्यालात का मस्बत तरीके से इजहार नहीं करेंगे
तो मनफी तरीक़ेकार से निकलेंगे। और मनफी तरीका सबसे आम क्या है, जारियत, अग्रेशन, किसी पे गुस्सा निकालना सबसे आसान होता है। और वो मतलब के और आपको मौके भी इतने मिल जाते हैं कराची से आपको तब निकालनी बाहर निकल जाए, आप बाहर गुस्सा किसी पे प्लीज बाहर निकल सारे मसले हो जाएंगे। बट हम अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद हम क्यों नहीं समझ पाते कि हर इंसान कभी ना कभी मल्टीपल टाइम्स भी, लेकिन कम से कम जिंदगी में 1 या 2 बार PTSD से जरूर गुजरता है। उसकी निशानियां उसको खुद को कैसे पता चले? देखिए PTSD तो एक बीमारी है, बिल्कुल है। तो वो मतलब सबको नहीं होती, वो तो उनको होती है जो उस मसले में रह जाते हैं और फिर उसके साथ पूरा सिंड्रोम होता है कि आपको नींद नहीं आना, फिर खौफनाक ख्वाब आना, उठ जाना नींद से, हल्की सी भी आवाज आई तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा डर जाना, खौफ जाना। तो ये इसके अलामात होते हैं, सही। बट उससे भी पहले अगर हम बात करें कि इसको अवॉइड किस तरह करना है, कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हमें PTSD हुए ना, अगर आपके या आपके किसी अजीज के साथ कोई खौफनाक या दर्दनाक वाकया या सानहा या सदमा हो, उनके पास बस जाएं, उनके पास बैठें और उनको बस इजहार करने का मौका दें, चाहे वो मुंह से जो भी निकालें, बड़ा उनकी बस भड़ास निकाली। जिस तरह जब पानी सड़क पे भर जाता है, अगर उसको हम पानी को रहने देंगे सड़क पक जाएगी और फिर टूट जाएगी। हमने पानी को ड्रेन करना है, तो हमने पाइप लगा दिया और फिर जो भी भड़ास है वो निकल गई और फिर ताकि सड़क सही रहे। तो वही हिसाब किताब है कि आपने बस मौका देना है कि बस भड़ास निकालने का, अपने दिल की बात करने का, उसकी बात काटे बगैर, बिला वजह का मशवरा दिए बगैर और कोई फजूल का सा फैसला दिए बगैर। तो आप प्लीज अपने देखने वालों को बता दें कि तस्कीन फाउंडेशन पे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर कोई PTSD से गुजर रहा है, तो प्लीज हमें बिल्कुल। और अगर आप इस मसले में हैं और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, राजदारी से। हमारे माहिर नफ्सियात आपसे बात करेंगे। 0316-827-5336 पे आप व्हाट्सएप करें और एक अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी और इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ में बेहतरी आएगी। क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना बहुत जरूरी है, इसकी अवेयरनेस हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तासाबी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा सेशन होता है और इस सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासतौर पे हम दोनों को भी और खासतौर पे जो हमारे लोग सुन रहे हैं, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, उन सबको भी थैंक यू सो मच। एंड हमेशा यही उम्मीद रहती है तस्कीन फाउंडेशन से कि कुछ ऐसा मौजू आएगा जो हम सब की जिंदगियों और हमारी जज्बात से बहुत करीब हो, और ये तो बिल्कुल ही, मैं तो खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। शाहज़ेब, तो हम अब कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम एथलीट्स की बात भी करते हैं। हम हमारे खासतौर पर वो लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ तो इसमें खैर शामिल हो ही जाती है। हमने कुछ आपकी ऐसी खवातीन से भी मुलाकात कराई थी, रुपाल पीक, इन्होंने अभी सर की है, बिल्कुल सर की है तो इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अब पाकिस्तानी बॉक्सर से जिनका नाम है हादिया कमाल खान, और मुल्क का नाम वो रोशन इस तरीके से कर रही हैं कि उर्दन शहर अमान में एशियन जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में हादिया कमाल खान ने कांसी का तमगा जीता है। इस पर सबसे पहले तो उनको कंग्रेचुलेशंस, और सेकेंडली अब आपको ये भी बताएं कि जीतने वाली जो पाकिस्तानी है वो पहली भी हैं और वाहिद बॉक्सिंग की खिलाड़ी भी हैं। वो मतलब सैल्यूट पेश करती हूँ मैं, मतलब सीरियसली, जिन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये तमगा जीता है। तो इससे हम मुलाकात करवा दें हमारी, प्लीज करवा दें सर। मैं तो अच्छा मैं कराती हूँ। वेरी गुड जी, मैं अभी बात कराती हूँ हादिया से आपकी। 2 सेकंड लगेंगे। हादिया हमें अभी सुन रही हैं और वो हमारे साथ पेशावर से हमारे साथ बराह रास्त होंगी, और एशियन लेवल का जो है वो इन्होंने का एजाज़ है जो इनके पास है। हादिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम बहुत अच्छे हैं और आपको देखने के बाद बेहतरीन हो गए हैं। सबसे पहले मुबारकबाद। कैसी रही चैंपियनशिप और कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ लगा कि ओह माय गॉड ये तो मेरा स्टाइल है, लेकिन जनाब हादिया छा गए हो, प्लीज़ बताओ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच मुबारकबाद देने के लिए। और गलतियाँ मुझे महसूस ऐसे नहीं हुई कि मतलब कि एक चीज़ फील हुई चैंपियनशिप में कि हमें ट्रेनिंग कम दी गई है। अगर ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती तो शायद पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड ला पाती। किस चीज़ की कमी महसूस हुई है मुझे गोल्ड ला पाती। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आदिया, इंशाल्लाह बिल्कुल आ जाएगा। तो बताओ, ये जीतना या यहाँ पे जो है इस मुकाबले में हिस्सा लेना कितना जो है वो बड़ी बात है हादिया के लिए? ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल मेडल है, पहला मेडल है,
और मेडल को हासिल करने के लिए मेरे मामा पापा ने जो एफर्ट्स किए हैं, जो मेरे ट्रेनर्स ने एफर्ट्स किए हैं, उन सब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और केपी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट का, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। उन्होंने स्पॉन्सर किया मुझे ये मौका दिया कि मैं बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा हादिया, मुझे ये बताएं कि ये तो बात हो गई तमगे की, ये तो हमने जान लिया और हम बड़े खुश भी हुए हैं और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। अब थोड़ी अपनी स्टोरी बताएं, कितना चैलेंजिंग था एक लड़की के लिए बॉक्सिंग करना, आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कब आपने बॉक्सिंग का आगाज़ किया, कब आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा जो है ना बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती हूँ, मेडल्स लेके आ सकती हूँ पाकिस्तान में, फिर आपको फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, ज़रा ये सारी बातें बताएं हमें। बॉक्सिंग मैंने बहुत ही छोटी एज में शुरू कर ली थी, क्योंकि मामा जो है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की और बल्कि पूरे पाकिस्तान की 3 स्टार 1 एंड ओनली फीमेल बॉक्सिंग कोच है, और बाबा जो है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी है बॉक्सिंग के, और पाकिस्तान के 3 स्टार रेफरी जज है बॉक्सिंग के। तो उनसे इंस्पिरेशन हासिल की और बॉक्सिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं लड़कियां आगे नहीं जा सकती, उनकी सोच को गलत साबित करने के लिए मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी और अल्लाह ने कामयाबी भी दे दी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये तो भाई हमें पता चला पूरा तो घर ही माशाल्लाह अल्लाह ने टैलेंट से, हाँ मतलब आपके यहाँ तो बच के जाना पड़ेगा अपनी गली से, हैं? अम्मा कोच है भाई, जबरदस्त। मैं तो हैरान हूँ, अम्मा खुद कैसी बॉक्सर है? जी वो भी बॉक्सर है, मेरे मामू भी सारे बॉक्सर है। मामा जो है तो वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है मामा भी। बाबा भी जो है तो वो भी बॉक्सिंग। छोटी सिस्टर अभी रिसेंटली कराची में नेशनल हो रहा था, नेशनल जूनियर की वो चैंप है स्कूल गर्ल्स की। भाई भी नेशनल प्लेयर्स, हम सारे बॉक्सिंग के, बॉक्सिंग फैमिली है हमारी। कोई भी देखते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा खानदान आपका बॉक्सर है हादिया, सारे बॉक्सिंग करते हैं। मतलब ऐसे ना कि 360 में इंस्पिरेशन है और हर तरफ जहां नजर दौड़ाएं तो मोटिवेशन भी आपको मिल जाती होगी कि चारों तरफ बॉक्सर्स ही बॉक्सर्स हैं, पूरी फैमिली माशाल्लाह। लेकिन फिर भी इंस्पिरेशन के साथ साथ ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हादिया। ट्रेन करना अपने आप को फिजिकली मेंटली इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर बड़ा होता है। ऐसे में आपने कैसी ट्रेनिंग की और आप क्या समझती हैं कितना मुश्किल था आपके लिए सारी ट्रेनिंग करना, ये मेडल जीतना? मुश्किल तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन मामा बाबा ने और मेरे जो ट्रेनर थे महमूदुल हसन, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई। और हमारे जो कमांडर है शुएब साहब, उन्होंने भी ट्रेनिंग करवाई मुझे। इन सब की मेहनत से मेडल मिल गया। अल्लाह जो है अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दे दिया मुझे। चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि सोच होती है कि हम पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करें, लेकिन एशिया में कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जिनको फुल टाइम ट्रेनिंग करने को मिलता है, फुल टाइम उन्हें कैंप्स मिलते हैं, उन्हें कोचेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो ये बात मेरे लिए चैलेंजिंग थी, लेकिन अल्लाह का नाम लिया और फाइट के लिए तो अल्लाह ने मेडल ही दे दिया। अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दे दिया, जितनी मेहनत की थी सबके एफर्ट्स थे तो कामयाबी मिल गई। वाह जी वाह, छा गए हो आप तो हादिया। लेकिन शुक्र है कि तुम फिर भी पेशावर में ही हो। और एक बात यह है कि अब अगले क्या प्लान्स हैं, कहाँ जाना है, किस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना है, जल्दी से बता दो क्योंकि आखिरी मिनट रह गया। अभी नेक्स्ट जो भी चैम्पियनशिप होगी जूनियर की, क्योंकि मेरी एज तो जूनियर की है, तो जो भी चैम्पियनशिप होगी उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। और गोल तो यही है कि ओलंपिक से मेडल उठाऊं पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया को बता दूं कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक बार जरूर लेकर आएंगी, एक बार नहीं बल्कि कई बार लेकर आएंगी ओलंपियन मेडल। थैंक यू वेरी मच हादिया कमाल, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा आपसे मुलाकात करके और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है भैया आपके माशाल्लाह पूरे खानदान वाले जो हैं वो बॉक्सिंग करते हैं। ऐसी आप भी आगे बढ़ती रहें और कामयाबियां समेटती रहें। लेकिन हम जा रहे हैं इख्तिताम की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही। और जाते जाते एक खूबसूरत सा कौल अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
मेरा दिल मुसलमानों की खैर व आफियत के लिए इस तरह बेचैन रहता है जिस तरह माँ का दिल अपने चहीते बेटे के लिए बेचैन रहता हो। ये हमारे आज के 92 के अखबार के पेज नंबर 10 पर जो है बहुत सी खूबसूरत बातें जो दीन से ताल्लुक़ रखती हैं, अहादीस मुबारक और अक़वाल, ये प्लीज़ ज़रा पढ़ा करें। लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होना चाहिए। आज जो कि हमारा जो इस्लामिक ईयर है वो एंड हो रहा है, आपसे मुलाकात होगी एक नए साल के साथ। शाज़िब और माया को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।